हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुधांशु दुबे। एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच में संजीवनी जेई लेक्चर नंबर 4 के अंदर, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का वो चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल। जिस सीक्वेंस में आप ढूंढ रहे थे, यहां से वो सीक्वेंस स्टार्ट होगा। जी हां, अगर मैंने कहा कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, मैंने पहले भी कहा कि आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए कहां से आपको ये पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से रटने की बजाय समझने वाला लगे, ऐसी शुरुआत हम करें। तो मैंने इसीलिए शुरुआत की थी क्वांटम नंबर से, क्योंकि मुझे पता था उस क्वांटम नंबर के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन सीखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन जब हम अपन सीख लेते हैं तो हमें कई सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जब हमें आगे पढ़नी पड़ती हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये सारी चीजें तो हमारे लिए खैर एक मजाक की तरह है। खैर, इन्हीं के साथ जीरो से सुपर हीरो के लेवल पे हमें कंसेप्ट को सीखना है। तो आज मैं बेसिकली शुरुआत करने जा रहा हूं बेटा जी, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। आखिर वो जो पीरियोडिक टेबल है, क्या एक दिन के अंदर बनकर आ गई क्या सर? नहीं बेटा, इसमें वर्षों की मेहनत है, बहुत सारे लोगों की मेहनत है। उन सारे लोगों को आज हम सच्चे दिल से कहा जाता है याद करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कि आखिर इन लोगों ने पीरियोडिक टेबल को हमारे सामने लाने में कितना एफर्ट डाला है। तो आज का जो अगर मैं बात करूं बेटा जी, हमारा गोल होने वाला है दैट इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। कि आखिर क्या इतिहास रहा है पीरियोडिक टेबल का, आखिर कैसे कैसे इस पीरियोडिक टेबल को जो आज हम इजीली देख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं, आखिर इसके अंदर किसका किसका कंट्रीब्यूशन है, किन किन महान लोगों ने अपना अमूल्य समय इसको दिया है। तो चलिए इसी के साथ अगर मैं बेटा जी शुरुआत करता हूं। मैंने लास्ट टर्न पे आपको बताया था कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को हम सेम ग्रुप के अंदर किसी टेबल में जब अरेंज करते हैं, उसी टेबल को नाम दिया जाता है पीरियोडिक टेबल। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है कि अगर आपसे कोई पूछे पीरियोडिक टेबल क्या है, तो वैसे कहना कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सेम ग्रुप के अंदर जिस टेबल के अंदर अरेंज किए गए, उन्हें हमने कहा है पीरियोडिक टेबल। अब ये पीरियोडिक टेबल है क्या? आज तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं और उनमें से जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, उनको सेम ग्रुप में हमने अरेंज कर रखा है। एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जो बना रखा है, उसे हमने कहा है पीरियोडिक टेबल। तो एक बार अंग्रेजी वाली डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। दैट इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द टेबुलर फॉर्म इन विच सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स are present in same group so that the study of element becomes easier। हमारे लिए जो पीरियोडिक टेबल जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं, उनकी स्टडी, उनके बारे में पढ़ना आसान हो जाए, इसलिए हमने ऐसा किया है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यहां पे बेटा जी सवाल क्या उठता है? सबसे पहली चीज बेसिक बातों से शुरू करते हैं कि सर एक बात बताइए, ये जो पीरियोडिक टेबल है, आखिर सर इसके अंदर कितने एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं? तो बेटा जी 118 एलिमेंट। कितने एलिमेंट? 118 एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं। सर इन 118 एलिमेंट को कहां कहां रखा है आपने? तो बेटा जी हमने इनको रखा है ग्रुप के अंदर, हमने इनको रखा है पीरियड के अंदर, हमने इनको रखा है ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर? बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो बोलो बोलो, ब्लॉक के अंदर। सर ये ग्रुप कितने हैं? तो अगर मैं कहूं जो आज पीरियोडिक टेबल जो हम आज पढ़ते हैं, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि बोर्स, बरी, रैंग और वर्नर के द्वारा दिया गया पीरियोडिक टेबल था, उसके अंदर जो ग्रुप है बेटा वो 18 ग्रुप हैं, जो पीरियड है बेटा वो 7 पीरियड हैं, जो ब्लॉक है बेटा वो 4 ब्लॉक हैं। सर ये 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? तो एक है बेटा जी एस ब्लॉक, एक है बेटा जी पी ब्लॉक, एक है बेटा जी डी ब्लॉक और एक है बेटा जी एफ ब्लॉक। टोटल कितने ब्लॉक है मेरे भाई? 4 ब्लॉक हैं। अब इसके अंदर सर एक बात बताइए कि जो एलिमेंट है इनमें कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है और कुछ तो मेटलॉइड है। बिल्कुल सही बात है। सर मेटल कौन कौन से हैं? विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के, बेटा एस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का। सॉरी ये तो साफ ही हो गया। यहां पे देखो, एस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का जो मेंबर है ना बेटा, वो सब मेटल है। वो सब क्या है? मेटल है। जो हिंदी माध्यम के हैं वो समझ लीजिए वो धातु है। क्या है बेटा? धातु है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, एस, डी और एफ के मेंबर्स जो है वो क्या है? मेटल है। सर ये जो पी ब्लॉक है, इसके अंदर कौन कौन पाया जाता है? तो देखो बेटा, मेटल भी पाया जाता है, नॉन मेटल भी पाया जाता है, और
कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मेटल की भी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट करते हैं और साथ में नॉन मेटल की भी। अरे यार, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जीरो है ना, तो पॉजिटिव को अगर मैं मेटल मानूं, नेगेटिव को अगर मैं नॉन मेटल मानूं, तो जीरो क्या हो गया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मिश्रण है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझने की कोशिश करना। अगर मैंने कहा जमीन है, आसमान है, बीच में भी तो कुछ है, हवा, समझ रहे हो, तो जमीन को अगर मेटल मान लो, आसमान को अगर आप नॉन मेटल मान रहे हो, मतलब दोनों दो अलग अलग एक्सट्रीम है। कुछ ऐसे हैं जो कि क्या कहेंगे, कुछ ऐसे हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उसको हम कहते हैं मेटलॉइड। तो पी ब्लॉक के अंदर बेटा मेटल भी पाया जाता है, नॉन मेटल भी पाया जाता है और मेटलॉइड भी पाए जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए अब एक एक करके मैं आपको एक एक ब्लॉक के बारे में, एक एक चीजों के बारे में बहुत तरीके से समझाता हूं। यहां पे सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो सुनना, सबसे पहली चीज एस ब्लॉक के अंदर, तो एस ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करें, तो एस ब्लॉक के अंदर देखिए जरा गौर से कौन कौन आता है। इसके अंदर दो ग्रुप आते हैं, 18 ग्रुप है ना बेटा टोटल, इनमें से दो ग्रुप कहां पाए जाते हैं, एस ब्लॉक के अंदर। अब वो कौन कौन से हैं देखो, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, लीना की रब से फरियाद, कौन, बोलो बोलो, लीना की रब से फरियाद, बोलो बोलो बेटा क्या हो जाएगा, लीना की रब से फरियाद। याद रखने का तरीका कैसे याद रखोगे, देखो यहां पे लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, तो ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 1 हो गया। कौन सा हो गया बेटा, ग्रुप नंबर 1। ऐसे ही इसके अंदर ग्रुप नंबर 2 आता है, कौन आता है बेटा, बोलो जल्दी, ग्रुप नंबर 2। अब ग्रुप नंबर 2 के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ये देखो यहां पे कौन कौन आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, या फिर ऐसे याद रख सकते हो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसको याद रखने का तरीका, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये जो होते हैं बेटा जी, ये दोनों के दोनों कौन से हैं, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। अब सुनो, जो ग्रुप नंबर 1 होता है इसको कहा जाता है एल्कली मेटल। क्या बोला जाता है मेरे लाल, एल्कली मेटल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल। जो ग्रुप नंबर 2 है बेटा, इसको कहा जाता है एल्कालाइन अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है, एल्कालाइन अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है, एल्कालाइन अर्थ मेटल। तो अगर तुम्हें कभी भी कोई बोले एल्कली मेटल क्या है, तो बेटा पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 को क्या कहा जाता है, एल्कली मेटल। और अगर बात किया जाए कि अल्कालाइन अर्थ मेटल किसे कहा गया है, तो ग्रुप नंबर 2 जो कि एस ब्लॉक का मेंबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्कालाइन अर्थ मेटल। तो इन दोनों को याद रखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से। चलिए इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, टोटल 18 ग्रुप थे, 18 में से कितने ग्रुप हमने समाप्त कर दिए, 2। बचे कितने बेटा, तो बचते कितने हैं, अभी भी कितने बच गए हैं, बोलो जल्दी, 16 ग्रुप। अब 16 में से 6 ग्रुप जो आते हैं वो आते हैं पी ब्लॉक में। कितने ग्रुप आते हैं पी ब्लॉक में, कितने ग्रुप आते हैं, 6 ग्रुप। चलिए उनके बारे में बता देते हैं। तो यहां पे देखें, अगर मैं आपसे बात करता हूं पी ब्लॉक, किसके बारे में बात करता हूं बेटा, पी ब्लॉक। तो अब यहां पे जरा गौर से देखो, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं, टोटल 6 ग्रुप आते हैं। कितने ग्रुप आते हैं, बोलो मेरे लाल, 6 ग्रुप। अब 6 ग्रुप कौन कौन से हैं वो सुनिए। पहले मैं सबसे पहले बात करता हूं ग्रुप नंबर 13। किसकी बात करते हैं, ग्रुप नंबर 13, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन आता है, तो बाल गणेशा इन थाईलैंड। याद रखने का तरीका, बाल गणेशा इन थाईलैंड। या फिर दूसरा तरीका भी जिससे आप याद रख सकते हैं, दैट इज बैगन आलू गाजर इन थैला। कैसे याद रख सकते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो इसको ऐसे भी याद रख लीजिए आप, बाल, जीएफ का मतलब गणेशा, बाल गणेशा इन थाईलैंड, बाल गणेशा इन थाईलैंड, बाल गणेशा इन थाईलैंड, बाल गणेशा इन थाईलैंड, बाल गणेशा इन थाईलैंड। इसे हम कहते हैं ग्रुप नंबर 13। और इसे ही बेटा जी कहा जाता है बोरॉन फैमिली। क्या कहा जाता है मेरे लाल, बोरॉन फैमिली। तो ग्रुप नंबर 13 जो है ये पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है, ठीक है, बोरॉन फैमिली। इसको क्या नाम देंगे, बोरॉन फैमिली नाम देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई?
बेटा इसके बाद जो आता है दैट इज ग्रुप नंबर 14। कौन सा आता है? ग्रुप नंबर 14। इस ग्रुप नंबर 14 को कहा जाता है कार्बन फैमिली। क्या बोला जाता है? बोलो बोलो बोलो, कार्बन फैमिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बन फैमिली। कौन कौन आता है? तो काला सिरका, जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी। क्या बोलो बोलो? काला सिरका, सिरका बोले तो विनेगर, जानते हो ना, विनेगर सॉल्यूशन को कहते हैं ना। तो काला सिरका, काला सिरका जर्मनी का, काला सिरका जर्मनी का, काला सिरका जर्मनी का, काला सिरका जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी। बोलो बोलो, श्रीनगर की पाव भाजी, श्रीनगर की पाव भाजी, श्रीनगर की पाव भाजी। काला सिरका जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी। ये कौन सा ग्रुप हो गया? ग्रुप नंबर 14। इसके बाद जो आता है बेटा वो आता है ग्रुप नंबर 15, नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। कुछ लोग निकोजन भी कहते हैं, कुछ लोग निक्टोजन भी कहते हैं, है ना। खैर वो सारी बातें बस केवल सुन के हमें दूसरे कान से निकाल देनी है। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन लोग आते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पे आता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकाऊ। या फिर ऐसे आप कह सकते हो, नहीं पटेगी ऐश्वर्या सलमान बिड़ू से। बोलो बोलो, क्या? नहीं पटेगी ऐश्वर्या सलमान बिड़ू से। ठीक है, हंसी आ रही है, हंस लो लेकिन सीख लो। ठीक है, यहां पे देखो कैसे कैसे, यहां पे अपन कह सकते हैं नहीं पटेगी ऐश्वर्या सलमान बिड़ू से। ठीक है, तो नहीं ठीक है, या फिर आप दूसरा तरीका, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकाऊ। तो ये देखो 6 ग्रुप में से इसमें कितने ग्रुप हो गए? 3। बचे कितने बेटा? 3 बचते। अब वो 3 कौन कौन से हैं वो देखिए आइए। तो यहां पे देखो, इसके बाद आता है ग्रुप नंबर 16। कौन सा आता है? ग्रुप नंबर 16। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, अगेन ये पी ब्लॉक के ही मेंबर्स हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए कौन कौन से लोग होंगे। यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपना जानते हो? अरे नकलची बंदर, हाँ या ना। जब बचपन में छोटे छोटे क्या, अभी भी एग्जाम के अंदर क्या करते हो? तिरछी नजर से एकदम टीप लेते हो, है ना। टीपना बोले तो छापना, छापना बोले तो नकल करना, समझ रहे हो। तो यहां पे अगर याद रखने का तरीका, ओल्ड, या फिर ऐसे ओल्ड भी मत कहो, तुम तो सिंपल कहो ओ स्टाइल से टीपो। ओ स्टाइल से टीपो, ताकि मास्टर देख ना ले, है ना। तो ओ स्टाइल से टीपो, या फिर ओए स्टाइल से टीपो। या फिर अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो ऐसा समझिए कि सनी नाम का आपका कोई दोस्त है ना। बाकी आप समझदार हैं, और कहीं अगर आप इस बात को रिलेट करेंगे तो ये आपके इमेजिनेशन की समस्या है। यहां पे मेरी कोई मतलब बातों का लेना देना नहीं होगा उन चीजों से। खैर, अगर मैं कहूं इसको याद रखने का तरीका, ओ सनी सेक्सी तेरा पोज, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ओ सनी सेक्सी तेरा पोज। मान लो सनी नाम का तुम्हारा दोस्त है, बढ़िया फोटो खिंचवा रहा है, तो तुम उसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ये कह सकते हो, ओ सनी सेक्सी तेरा पोज। ठीक है, तो ये होते हैं ग्रुप नंबर 16। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 17 की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ग्रुप नंबर 17। तो यहां पे कौन है? फिर कल बाहर आई आंटी। हाँ, देखने गए थे ना। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। समझ रहा हो मेरी बात को। अगला जो ग्रुप है दैट इज ग्रुप नंबर 18। अगला जो होता है वो कौन सा होता है? ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 18 जिससे नोबल गैस भी कहा जाता है, इनर्ट गैस भी कहा जाता है, और अगर मैं आपसे कहूं तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कौन कौन से लोग आते हैं, तो हीना, नीना और करीना, जेक्सी, आई एम सेइंग दैट जेक्सी, है ना। ठीक है, रीना, सर इसका मतलब बताना। मतलब तो मेरे को भी नहीं पता। इधर देखो, हीना, क्या करोगे, कैसे याद रखोगे? हीना, नीना,
हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना, ज़ेक्सी रीना। समझ रहे हो मेरी बात को? हीना नीना और करीना, ज़ेक्सी रीना, समझ रहे हो? तो बेटा जी ये लोग जो हैं ये कौन से लोग थे? ये जो पिछले 3 ग्रुप मैंने बताया 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो 6 के 6 ग्रुप हैं ये पी ब्लॉक के मेंबर हैं। कौन कौन से हैं बोलो जल्दी? कौन से ब्लॉक के मेंबर हैं? पी ब्लॉक के मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं बोलिए बेटा? पी ब्लॉक के मेंबर होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए एक मैं हट जा रहा हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट नोट कर लो, ठीक है? पक्का? आगे चले? चलो अब हम चलते हैं डी ब्लॉक की तरफ। कहां चलते हैं? डी ब्लॉक की तरफ। अब बेटा आप लोगों को पता है डी के अंदर टोटल 3 सीरीज आती हैं। कितनी सीरीज आती है मेरे लाल? 3 सीरीज आती हैं। एक 3D है, एक 4D है, एक 5D है, ठीक है? जो हमें जानना इंपॉर्टेंट है। वैसे है 6D भी, लेकिन 6D अगर आपको नहीं पता है, नहीं जानना चाहते, नहीं याद रखना चाहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 3D, 4D और 5D याद कर लो। चलो तो यहां पे अगर मैं बात करूं बेटा किसके बारे में? डी ब्लॉक में, ठीक है? तो डी ब्लॉक में हमें 3 सीरीज जानना बेहद जरूरी है। कितनी सीरीज? 3 सीरीज। एक है 3D सीरीज। एक कौन सी है? 3D सीरीज। अब 3D सीरीज में क्या है? तो साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने। या फिर ऐसे याद रख सकते हो सतीव, इन तीनों को मिला के सतीव, सतीव, सतीव कर्मन, सतीव कर्मन, सतीव कर्मन। थोड़ा सा देखो 3 ही 4 वर्ड याद रखने पड़ेंगे लेकिन उसमें पूरा ब्लॉक आ जाएगा आपका। क्या? सतीव, सतीव कर्मन फीको, फीको, सतीव कर्मन फीको न्युकजन, सतीव कर्मन फीको न्युकजन, न्युकजन, सतीव कर्मन फीको न्युकजन। क्या नाम होगा? सतीव कर्मन फीको न्युकजन। ऐसे याद रख सकते हो। या फिर नहीं अगर ऐसे याद रखना है तो सुनो दूसरा तरीका बताता हूं। SC का मतलब साइंस, साइंस, TI का मतलब टीचर, साइंस टीचर, साइंस टीचर, V का मतलब वेरी क्रूएल, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, मांगे फीस, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस, कोई, कोई, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने। क्या बोलो बोलो? कोई नहीं कुछ जाने। साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने। कैसे याद रखोगे? साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने। बोलो बोलो मेरे साथ बोलो। साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने। एक बार वापस बोलो। साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने। बोलो बोलो। साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने। बोलो बोलो। साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने। एक बार वापस बोलो। साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने। क्या मेरी बात समझ में आई? इसे हम कहते हैं 3D सीरीज, ठीक है? अब इसके बाद जो 4D सीरीज आता है, 4D सीरीज के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? 4D सीरीज। किसके बारे में? 4D सीरीज। अब 4D सीरीज अगेन किसका मेंबर है? बोलो बेटा। 4D सीरीज अगेन किसका मेंबर है? 4D सीरीज जो होता है बेटा ये अगेन डी ब्लॉक का मेंबर है। अब इसके अंदर कौन कौन आता है? तो देखो यहां पे यारी जरा निभा मौत तक। कैसे याद रखोगे? यारी जरा निभा मौत तक। बोलो बोलो। यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक। बोलो बोलो। यारी जरा निभा मौत तक। बोलो बोलो। यारी जरा निभा मौत तक। वापस बोलो। यारी जरा निभा मौत तक। कैसे याद रखोगे? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट, रुकावट, रुकावट राह में, रुकावट राह में, रुकावट राह में, रुकावट राह में, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में, पड़े आग में
कूद जा। फिर से सुनो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। फिर से बोलो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। मतलब दोस्ती जो है वो मौत तक निभा, और रुकावट जो रुकावट बनी हुई है रास्ते में उसमें पड़े आग में कूद जा। ठीक है, तो यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। तो यहां पे देखो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। यहां पे कैसे, इसका मतलब क्या है, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक, 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 रुकावट राह में, रुकावट राह में, रुकावट राह में, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, पड़े 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 आग में, आग में, आग में, आग में, आग में कूद जा, आग में कूद जा, आग में कूद जा, आग में कूद जा। समझ रहे हो मेरी बात को? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। ये क्या होता है? 4D सीरीज। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। 3D सीरीज। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। वापस से, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। वापस से, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। वापस से, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। ये क्या हो गया बोलो बेटा? ये हो गया आपका 4D सीरीज। क्या हो गया? 4D सीरीज। अब ऐसे ही आता है आपका 5D सीरीज। तो यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे 5D सीरीज। अगेन डी ब्लॉक के अंदर हम किसकी बात करने जा रहे हैं? 5D सीरीज की। ठीक है, 5D सीरीज। अब 5D सीरीज के अंदर देखिए बेटा, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो क्या क्या आएगा? ला हफ्ता HF होता है ये, ठीक है, HF। ला हफ्ता वरना रे, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, ला हफ्ता वरना रे। फिर से बोलो, ला हफ्ता वरना रे। हफ्ता जानता हो ना? अरे वो टपोरी टाइप के यार, पुरानी पिक्चरों के अंदर हफ्ता मांगते घूमते थे। अरे वो कटिंग, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? तो इधर देखो, यहां पे ला हफ्ता, क्या बोलो बोलो, ला हफ्ता वरना रे। फिर से बोलो, ला हफ्ता वरना रे। फिर से बोलो, ला हफ्ता वरना रे। उधर इधर पिटाई और होगी। फिर से बोलो, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। कैसे याद रखोगे? ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। कैसे याद रखोगे? ला हफ्ता, कैसे याद रखोगे? ला हफ्ता, बोलो बोलो, ला हफ्ता, हफ्ता वरना रे, उधर वरना रे, उधर इधर वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। बोलो बोलो, वरना रे पिटाई, उधर इधर पिटाई और होगी। कैसे याद रखोगे? तो यहां पे ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। कैसे याद रखोगे? ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। समझ रहे हो? मान लो तुम टपोरी टाइप हो, है ना, चले गए किसी के पास हफ्ता मांगने, दोनों टाइप में, दोनों साइड में एकदम फील्डिंग मस्त सेट कर दिए, 4 इधर खड़ा कर दिए, 4 उधर खड़ा कर दिए, और बीच में खुद खड़ा हो गया। क्या बोले? ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। तो 3D सीरीज को कैसे याद रखोगे? साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। कैसे याद रखोगे? साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। ऐसी 4D में जब आओगे तो यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। फिर से बोलो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। फिर से बोलो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े
आग में कूद जा। इसके बाद से 5D सीरीज में जब आ गए आप, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, तो ये कौन सी सीरीज थी? 5D सीरीज। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, इसमें देखो 10-10 एलिमेंट आएंगे टोटल, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 10 कहां आए थे? बोलो बोलो, कहां आए थे? ऐसे ही 10 आएंगे 3D में, ऐसे ही 10 कहां आएंगे 4D में, ऐसे ही 10 कहां आएंगे 5D में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो शुरू में 2 ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक के, फिर ये 10 एलिमेंट आए, ठीक है, फिर एंड में कितने आएंगे? 6 आएंगे। कौन से वाले? पी ब्लॉक वाले। तो अब जरा गौर से समझना, हम सारे पीरियोडिक टेबल को समराइज करेंगे। पहले एक बारी मैं चाहूंगा कि आप इसको देख लीजिए, खासकर 4D से एक बारी पॉज लेके, इनफैक्ट 4D भी क्यों, 3D से मैं चाहूंगा। कैसे? साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। मैं एक बारी हट जाता हूं किनारे, आप इसको फटाफट पॉज करके ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, चले आगे चले फटाफट। यहां पे अगला ये 4D सीरीज, फटाफट से 4D सीरीज बेटा, 4D सीरीज। चलिए ये वाला 5D सीरीज एक बारी देख लीजिए फटाफट से, 5D सीरीज देख लीजिए। चलिए नोट कर लिया पक्का। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एफ ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर चलते हैं बेटा? एफ ब्लॉक के अंदर। तो यहां पे देखो, एफ ब्लॉक के अंदर जब हम बातें करते हैं तो यहां पे समझने और सीखने की कोशिश करना। एफ ब्लॉक में बेसिकली 2 ग्रुप आएंगे, एक आता है लेंथेनॉइड और एक आता है एक्टिनॉइड। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, आज तक कंफ्यूज रहे भी होगे, आज मैं तुमको बहुत प्यार से समझा दे रहा हूं। देखो यहां पे एक होता है लेंथेनॉइड, ठीक है, लेंथेनॉइड, और एक होता है एक्टेनॉइड्स। कौन से होते हैं? बोलो बेटा, एक्टेनॉइड्स। ठीक है, एक लेंथेनॉइड्स होते हैं और एक कौन से होते हैं? एक्टेनॉइड्स। अब सबसे पहले मैं लेंथेनॉइड्स के बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूं, है ना। एफ ब्लॉक में, अरे देखा नहीं यार पीरियोडिक टेबल, 2 ग्रुप तो ये वाले हो गए, फिर बीच में डी आ गया, इधर कौन आता है? ये हो गया पी, और नीचे 2 डब्बे बने रहते हैं। उन्हीं दोनों डब्बे के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक को कहा जाता है लेंथेनॉइड और एक को कहा जाता है एक्टेनॉइड। सर हम तो गधे, हमको कैसे समझाओगे ये बताओ ना। तो मेरे भाई जो ऊपर वाला डब्बा है ना, 2 डब्बे हैं ना, नीचे देखो वहां पे, वहां खोल के पेज देखना, ठीक है। तुम 2 डब्बे हैं, जो ऊपर वाला इसको लेंथेनॉइड कहा जाता है, जो नीचे वाला इसको एक्टेनॉइड कहा जाता है, ठीक है। तो पहले मैं लेंथेनॉइड्स के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेंथेनाइड्स भी कहीं दिया रहता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक्टिनाइड्स भी लिखा होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो दोनों बातें सेम है, ठीक है। तो लेंथेनॉइड्स के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो इसको हम अगर याद करें तो कैसे याद कर सकते हैं? देखो, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, बोलो बोलो, सिर पर नदियां प्रेम की समाई। उम्र तुम्हारी ऐसी है कि तुम मेरी बात को एकदम दिल से कनेक्ट कर लोगे, है ना। तो सिर पर नदियां प्रेम की समाई, क्या बोलो बोलो, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, है ना। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, क्या बोलो बोलो, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, तब दिल हुआ। इंजीनियर तुम यबलू, बोलो बोलो, इंजीनियर तुम यबलू, इंजीनियर तुम यबलू, इंजीनियर तुम यबलू, बोलो बोलो, क्या क्या हो जाएगा यहां पे? इंजीनियर तुम यबलू, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी, सिर पर नदियां, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, सिर पर नदियां प्रेम की समाई। प्यार मोहब्बत, वही धोखा, पढ़ ले बेटा, है मौका। यहां पे देखो, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। गदगद मतलब ऐसे समझो, जिस दिन तुम्हारा आईटी कॉलेज में सिलेक्शन हो गया ना, वहां पिताजी एकदम फूले नहीं समाएंगे, माताजी एकदम फूले नहीं समाएंगे, एकदम से गदगद हो जाएगा उनका दिल, मतलब बहुत ज्यादा खुश। समझ रहे हो? गदगद, गदगद मतलब एकदम, मतलब नेक्स्ट लेवल कि भाई साहब, मतलब मेरा लाल पुल इसी दिन के लिए तो मैंने पैदा किया था, यही तो जग में मेरा, यही तो लाल नाम रोशन करेगा। तो इसलिए बेटा मेहनत कर लो खूब सारा, ठीक है। बाकी मोहब्बत बड़ा जानते हो, ये बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो? खैर आते हैं, ठीक है। ये सब कुछ ना काम आने वाला जीवन में, ठीक है। तो याद रखने का तरीका, सिर पर नदियां प्रेम की समाई। केवल इन बातों को अगर हम ऐसा कुछ पॉजिटिव रूप में अगर ग्रहण कर सकते हैं तो डेफिनेटली करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है ना, मतलब प्रैक्टिकली एकदम सीरियस नहीं हो जाना है। नहीं 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 मास्टर, मैं तो मतलब एकदम दिल पे लेके रहूंगा ये बात, नहीं बेटा। जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे, वक्त दो अपने आप को, समझ रहे हो, निर्माण करो अपना यार, आएंगे जीवन में बहुत सारे लोग,
जो तुम्हें मौका देंगे इन सारी चीजों के लिए। खैर यहां पे देखो, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद, यूं गदगद, यूं गदगद, यूं गदगद, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ। जब सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ। ठीक है, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। इंजीनियर तुम यबलू, इंजीनियर तुम यबलू। अरे बबलू का नाम सुना है कि नहीं सुना है यार? यमला पगला दीवाना सुना है, बबलू नाम सुना है, डब्लू नाम सुना है, आज यबलू भी सुनो। समझ रहे हो मेरी बात? इंजीनियर तुम यबलू, इंजीनियर तुम यबलू, इंजीनियर तुम यबलू, यबलू, बबलू, डबलू, तो वैसे ही यबलू। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे बबलू होता है, डब्लू होता है, यमला होता है, पगला होता है, दीवाना होता है, वैसे यबलू भी है। समझ रहे हो? तो यहां पे देखो, अच्छा किसी का नाम बबलू है तो वो अच्छे से रिलेट कर पाएगा, किसी का नाम डब्लू है वो और अच्छे से रिलेट कर पाएगा। तो यबलू आज से केमिस्ट्री में सुनो। देखो क्या क्या है, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। अरे इंजीनियर तुम यबलू, अरे इंजीनियर तुम यबलू। समझ रहे हो मेरी बातों को? यहां पे देखो, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे इंजीनियर तुम यबलू। खैर चलें आगे। तो ये बेटा जी लेंथेनॉइड्स होते हैं। कौन से होते हैं? लेंथेनॉइड्स होते हैं। आगे कौन है? एक्टेनॉइड्स। तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक मिनट साइड हट जा रहा हूं, पहले फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। फटाफट से नोट करो बेटा। चलिए नोट कर लिया, फटाफट से फटाफट देखो। अब हम चलते हैं एक्टेनॉइड्स की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? एक्टेनॉइड्स की तरफ, या एक्टिनाइड्स भी हम इसे कहते हैं, एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो यहां पे कौन होता है? तो थापर यूनिवर्सिटी, थापर यूनिवर्सिटी। थापर यूनिवर्सिटी सर ये क्या है? पंजाब की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ना। तो यहां पे देखिए, थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी, थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी। कैसे याद रखोगे इसको? ऐसे दोनों को एक साथ जोड़ के पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? थापर। क्या बोलोगे? थापर। यू का मतलब यूनिवर्सिटी, थापर यूनिवर्सिटी, थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज, की न्यूज, थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी, थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी, थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी, थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी। एम कम बैक, एम कम बैक। देखो थापर यूनिवर्सिटी, ऐसा मानो अपने आप को कि आप थापर यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनाई हो और आप वापस कॉलेज जा रहे हो, अपनी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो कैसे बोलोगे? थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी, एम कम बैक, एम कम बैक। कैसे याद रखोगे? एम एम कम कम बैक, एम कम बैक, एम कम बैक। और जब मैं वापस वहां पे गया तो मैंने क्या देखा? कैफे में, कैफे में, कैफे में, कैफे में, कैफे में, कैफे में ऐश, कैफे में ऐश फरमाते, कैफे में ऐश फरमाते। एक मिनट, इसको मुझे थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, यहां पे कैफे में ऐश फरमाते, फरमाते, कैफे में ऐश फरमाते मैडोनो, मैडोनो लारा। अरे ब्रायन लारा का नाम सुना है, आज मैडोनो लारा का नाम सुन लो। मैडोनो, मैडोनो लारा मान लो ऐसे कि तुम्हारे प्रोफेसर रहे हो कोई, मैडोनो लारा। ठीक है, तो यहां पे क्या है? थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी, एम कम बैक, कैफे में ऐश फरमाते मैडोनो लारा। अब देखो वापस सुनो, मैंने क्या क्या बात बताई। मैंने ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक में बताया था, उसके बाद ग्रुप नंबर 2, उसके बाद डी ब्लॉक के लिए बताया, उसके बाद पी ब्लॉक के लिए बताया, नाउ एफ ब्लॉक के लिए। और ये सब के सब क्या है? एक्टेनॉइड्स हैं, या एक्टिनाइड्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो चलो पूरी पीरियोडिक टेबल को एक जगह अरेंज करके सारी चीजों को वापस देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो पीरियोडिक टेबल के बारे में जरा गौर से देखिए। यहां पे हम वो करने जा रहे हैं। देखो यहां पे सबसे पहली चीज समझने की कोशिश करो कि हमने कहा कौन कौन से आ गए? ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ये क्या आया था बोलो जल्दी? आपका एस ब्लॉक। ये कौन सा आया था बोलो बेटा? एस ब्लॉक। एक मिनट होल्ड लो। यहां पे अगर मैं बात करूं
तो ये क्या है, लीना की रब से फरियाद। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, एक मिनट। लीना की रब से फरियाद, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1। इसके बाद कौन आता है, तो अच्छा सर हाइड्रोजन का है बेटा, अभी हाइड्रोजन के बारे में बताऊंगा। हाइड्रोजन को अब सेंटर में लाके रख दिया गया, जो नया पीरियोडिक टेबल है उसमें सेंटर में। उसकी वजह क्या है अभी मैं आगे चल के बता दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको कहा, अगली बात कौन सा आएगा, बेटा मांगे, ठीक है, कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन आता है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, ठीक है। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। इसके बाद क्या था, बोलो जल्दी आगे बताओ। यहां पे ये 3D सीरीज थी, अब 4D सीरीज क्या था, बोलो बोलो। यारी जरा निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आग में कूद जा, है ना, यही है। इसके बाद कौन है, बोलो बेटा। इसके बाद बताओ बताओ कौन है। इसके बाद है ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि सर मेरे को तो ऐसे याद करना है, तो यहां पे याद करने का तरीका सेकंड ईयर लाएंगे। सुनते जाओ बस, यहीं पे एक बार मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, हालांकि ऐसी जरूरत नहीं है आपको। बार बार जब आप लिखोगे, बार बार लिखोगे, देखोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, कोई निमोनिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी कैसे याद रख सकते हो, सेकेंड ईयर लाएंगे। टी जरा हाफ, फिर से सुनो, टी जरा हाफ। आगे देखो, वो निभाता, अब रिलेट कर पाओ इस बात को, तुम रिलेट कर पाओगे। वो निभाता तो बात ही क्या होती, वो निभाता, समझ रहे हो ना, वो निभाता तो बात ही क्या होती। आगे देखो, करोड़ मोल वाला, अरे करोड़ पैसे वाला ही थोड़ी होता है, केमिस्ट्री वाला करोड़ मोल वाला होता है, समझ रहे हो मेरी बात को, करोड़ मोल वाला। फुकरे मूवी सुना है, फुकरे, छिछोरे सुना है, चलो एक नाम और सुनो, मन तक रे, मन तक रे, क्या बोलो बोलो, मन तक रे, क्या, मन तक रे। आगे देखो, फिर रूठा ओसामा, फिर रूठा ओसामा, बोलो बोलो, फिर रूठा ओसामा, क्या बोलो बोलो, फिर रूठा ओसामा। अगली बात सुनो, कोरोना इधर आओ, कोरोना इधर आओ, कोरोना इधर आओ, अरे आओ भाई कोरोना, कोरोना इधर आओ, इधर देखो। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, बोलो बोलो, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, बोलो बोलो, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। समझ रहे हो। आगे देखो, कुछ आगे आओ, क्या बोलो बोलो, कुछ आगे आओ, बोलो बोलो, कुछ आगे आओ, कुछ आगे आओ, बोलो बोलो, कुछ आगे आओ, ठीक है। आगे देखो, यहां पे क्या हो गई, जिंदगी कबाड़ा हो गई, क्या बोलो बोलो, जिंदगी कबाड़ा हो गई, बोलो बोलो, जिंदगी कबाड़ा हो गई। चलिए, ये तो आपके यहां तक डी ब्लॉक वाले आ गए, ठीक है। यहां से अगर मैं आपसे चर्चा करूं, खैर अभी लास्ट में लिखेंगे, इधर देखो। अब आगे अगर मैं बात करूं तो आगे कौन आता है, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, कौन आएगा, बैगन आलू गाजर इन थैला, या फिर बाल गणेशा इन थाईलैंड। आगे कौन आएगा, तो यहां पे देखो, काला सिरका जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी, क्या बोलो बोलो, काला सिरका जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी। आगे बताओ क्या बनेगा, तो यहां पे ये हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकाऊ। समझ रहे हो मेरी बात को, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकाऊ, है ना। केवल याद रखने के लिए एक तरीका है, उसके बाद से ओ सनी सेक्सी तेरा पोज, कैसे याद रखोगे, ओ सनी सेक्सी तेरा पोज, ओ सनी सेक्सी तेरा पोज। आगे देखो, यहां पे क्या हो जाएगा, फिर कल बाहर आई आंटी, क्या हो जाएगा, फिर कल बाहर आई आंटी, क्या हो जाएगा, फिर कल बाहर आई आंटी। आगे अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, हीना, नीना और करीना, जैक्सी, रीना। समझ रहा हूं मेरी बात को, तो ये लोग हो गए, समझ रहा हूं, पक्की बात है। अब अगर मैं बात करूं तो नीचे आता है अपना लेंथेनॉइड्स, कौन आते हैं बेटा, लेंथेनॉइड्स, कौन आते हैं, लेंथेनॉइड्स।
और उसके नीचे आते हैं एक्टिनोइड्स। कौन आते हैं? एक्टिनोइड्स आते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो कौन कौन से लोग होते हैं। तो सबसे पहले सिर पर नदियां, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद यूं गदगद यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। इंजीनियर तुम यबलू, इंजीनियर तुम यबलू। देखो यहां पे सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम यबलू। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे देखो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा। थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी, थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी, एम कम बैक एम कम बैक एम कम बैक एम कम बैक कैफे में। और मैंने क्या देखा? कैफे में ऐश फरमाते, कैफे में ऐश फरमाते मैडोनो लारा, मैडोनो लारा। ठीक है, देख लेते हैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी एक एलिमेंट हमने छोड़ दिया। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। अरे सॉरी यार, यहां पे एक एलिमेंट अपना छूटा हुआ है, सॉरी। यहां पे क्या छूट गया? तब दिल हुआ। इंजीनियर तुम यबलू, इंजीनियर तुम यबलू। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब आगे यहां पे देखे तो थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी, एम कम बैक कैफे में ऐश फरमाते मैडोनो लारा, कैफे में ऐश फरमाते मैडोनो लारा। तो ये क्या हो जाते हैं? ये आपके एफ ब्लॉक वाले हैं। अब समझो इनमें से कौन कौन लोग हैं। ये वाला जो है बेटा, ये आपका क्या है? एस ब्लॉक है। क्या है? बोलो जल्दी, एस ब्लॉक। ठीक है, ये जो है ये क्या है? डी ब्लॉक है। ये क्या है आपका? डी ब्लॉक। कौन सा है? डी ब्लॉक है ना। अब आगे अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा है? तो ये आपका पी ब्लॉक है। कौन सा है? पी ब्लॉक। और नीचे वाले जो दोनों हैं ये मेरे लाल एफ ब्लॉक होता है। कौन होता है? एफ ब्लॉक। समझ रहे हो? अब बेसिकली अगर हम तुमसे बात करें यहां पे, तरीके से सुनना बेटा, कि इसको हमने कहा अल्कली मेटल। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। जिनका नाम जानना जरूरी है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, या वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनका नाम यहां पे लिख रहा हूं। इनको अल्कली मेटल कहा गया। इसको बेटा बोला जाता है एल्कालाइन अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है? एल्कालाइन अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है? एल्कालाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब सुनने की कोशिश करना। जिंदगी कबाड़ा हो गई, इसको ट्रांजिशन मेटल नहीं कहा जाता। अब ट्रांजिशन मेटल की पहले बात समझो कि बेटा जनरली तुमसे पूछा जाए ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल, तो डी ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं ना, इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल। लेकिन इनमें जो जिंदगी कबाड़ा हो गई ये वाले हैं, इनको क्या कहा जाता है? नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्या सर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर से सुनना, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर से सुनना, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट? नो। लेकिन ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट? यस। ये क्या बातें कर रहे हो? सुनो तो पहले, ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन क्या ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है या नहीं है? बोलो बोलो, क्या डी ब्लॉक का ये हिस्सा है या नहीं है? लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट मेरे भाई नहीं है। तो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन मेटल और ट्रांजिशन एलिमेंट? तो आंसर है नहीं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सब के सब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है? बोलो बोलो, यहां तक के सारे क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। हां बिल्कुल सही बात है, 100% करेक्ट है। लेकिन ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन मेटल? नहीं भाई, बिल्कुल सही बात नहीं है, 100% गलत है। क्यों? क्योंकि जिंदगी कबाड़ा हो गई, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कहानी हम कन्फ्यूग्रेशन के अंदर सीखेंगे। 4 तरह के बेटा एक्चुअल में कन्फ्यूग्रेशन है। एक है इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, एक है इनर्ट पेयर कन्फ्यूग्रेशन, एक है स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, और एक है ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन।
तो इनके अंदर अगर हम बात करें तो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन है ना, कन्फ्यूग्रेशन के बेसिस पे डिसाइड किया गया है। जनरली आप ये सुनोगे कि एस और पी के बीच में ये ट्रांजिशन करवा रहा है इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, समझ रहा हो मेरी बात को। एक्चुअल में जिंदगी कबाड़ा हो गई, इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन मेटल। तो अगर सवाल यह आया ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन मेटल, तो आंसर क्या जाएगा मेरे भाई, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन मेटल। अगर आंसर क्या जाएगा, नहीं, ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट, यस सही है वो बात, समझ रहे हो मेरी बात को। अब आगे अगर हम आए तो इसमें नाइट्रोजन को निकोजेन फैमिली कहा जाता है, ऑक्सीजन को चैल्कोजेन, तो यहां पे नाम लिख दे रहा हूं, पी साइलेंट है, ठीक है, निकोजेन या फिर निक्टोजेन। अच्छा, ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोला जाता है, चैल्कोजेन, क्या बोला जाता है, चैल्कोजेन बोला जाता है ना। और हेलोजन फैमिली कैसे बोला जाता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको क्या बोला जाता है, हेलोजन। सॉल्ट फॉर्मिंग, जेन मतलब जो फॉर्मेशन करे उसे हम क्या बोलते हैं, जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करे, हेलो मतलब सॉल्ट और जेन का मतलब जो फॉर्मेशन करे, तो जो सॉल्ट का फॉर्मिंग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलोजन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है आपके एक्स हैं, एक्स बोले तो पीरियोडिक टेबल के एक्स है ना, और पीरियोडिक टेबल के एक्स को क्या कहा जाता है, हेलोजन, क्या बोला जाता है, हेलोजन। तो जो हाइड्रोजन है बेटा, वो हाइड्रोजन ना इस अल्कली मेटल के साथ भी प्रॉपर्टी सिमिलर शो करता है और वो हेलोजन के साथ भी रिजेंबलेंस शो करता है। अब प्रॉपर्टी जब उसकी दोनों के साथ रिफ्लेक्ट होगी तब ऐसा थोड़ी होगा आधा हाइड्रोजन अल्कली मेटल में रख दो, आधा हाइड्रोजन हेलोजन में रख दो। एग्जैक्टली जो उसका नेचर है दोनों के साथ मैच कर रहा है। तो हमने कहा क्या, उसको उठा के कहां रख दो, सेंटर में रख दो। इसीलिए जो नई वाली अपडेटेड पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हाइड्रोजन आपका कहां देखने को मिलेगा, सेंटर में देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई, पक्की बात है। तो ऐसे ही अगर हम आगे चलें, आगे बात करते हैं कि ये तो अपने पीरियोडिक टेबल की पूरी दशा और दिशा थी जो हमने जानने की कोशिश की। अब हमने कहा कि वो पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या है एक्चुअल में, तो जो 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं उनमें से कुछ को ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड के अंदर अरेंज किया गया, जिसमें हमने कहा पीरियड 7 होते हैं, ब्लॉक 4 होते हैं और ग्रुप जो होते हैं वो 18 होते हैं। वो बातें हमने की। अब इन्हीं बातों को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं और कैसे करते हैं, आइए। यहां पे मैंने आपके सामने पीरियड, कन्फ्यूग्रेशन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पे उसका नाम लिखने के लिए एक टेबल बनाई है और इस टेबल के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली चर्चा। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, यहां पे देखो पीरियड कौन कौन से हैं, पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना। तो अगर मैं यहां पे कन्फ्यूग्रेशन कहूं तो मैंने लास्ट टर्न पे आप लोगों को सिखाया था, तो मैं एक बारी चाहूंगा पहले पीछे वाला पेज एक बारी आप लोग देख लीजिए और ये आप खुद से एक बार ट्राई करें, बाकी तो मैं बताने के लिए हुई, ठीक है। तो एक बारी फटाफट से पूरा पेज देख लीजिए, फटाफट नोट कर लिया बेटा, देख लिया, चलें। अब जैसे कि देखो यहां पे ये पहला पीरियड, पहले पीरियड में एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कल फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था मैं वापस एक बारी लिख देता हूं। मैंने बोला था NS से शुरुआत होता है, NP पे समाप्त होता है, बीच में क्या आता है, N-1 D आता है और क्या आता है, N-2 F आता है। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। एक और पॉइंट क्वांटम नंबर में हमने सीखा था, दैट इज N वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन L, है ना। उससे हम डिसाइड कर सकते हैं 2D बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो जरा गौर से समझने की कोशिश करो। यहां पे जैसे कि पहला है तो फर्स्ट पीरियड के अंदर कौन सा बस सब शेल आएगा, ये मुझे बताओ। पहले शेल के अंदर कौन सा, तो ऑब्वियस है 1s आता है। सेकंड वाले में 2s भी आता है और 2p भी आता है। NS से शुरुआत करो, NP पे एंड करो, ठीक है। तीसरे वाले में 3s आता है, हां साहब आता है। 3p आता है, हां साहब आता है। 3-1 D यानी 2D आता है, नहीं साहब ये बिल्कुल भी नहीं आता है, तो 2D अपन नहीं लिखेंगे। आगे आ जाओ, यहां पे देखो 4s से शुरुआत करो, ये क्या रहा 4p, बीच में क्या है 4-1 D आया यानी कि 3D आया। 4-2f यानी कि f जब लिखना हो 2f, क्या 2f एग्जिस्ट करता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता वो भी देख लो फिर से, अगर किसी के मन में अभी भी संशय है। बेटा f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 3, l की वैल्यू कितनी होती है 3, n की वैल्यू कितनी है 2। कभी भी n से बड़ा l तो नहीं हो सकता, n से बड़ा l तो नहीं हो सकता, इसलिए 2f एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे आओ, यहां पे हम किससे शुरुआत करेंगे, 5s से शुरू करेंगे, एंड कहां पे होगा 5p।
बीच में क्या आएगा बेटा 4d आएगा, और f कौन सा आएगा 3f। तो क्या 3f एग्जिस्ट करता है, अगेन देख लो इसके लिए, l की वैल्यू 3 होती थी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3, और यहां पे अगर मैं बात करूं n की वैल्यू क्या 3, n और l की वैल्यू भी कभी बराबर नहीं हो सकती। मैंने कहा था n वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन l, तो n की वैल्यू कभी l के बराबर भी नहीं हो सकती, इसलिए 3f नहीं आएगा। आगे आओ, यहां पे 6s से शुरुआत होगा, समाप्त कहां पे होगा 6p पे, बीच में क्या आएगा 5d आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, बीच में क्या आएगा बेटा 5d आएगा, और क्या आएगा तो 6 - 2f आएगा, यानी 4f आएगा। क्या ये 4f एग्जिस्ट करेगा, तो देख बेटा f के लिए l की वैल्यू 3 और n की वैल्यू कितनी दी गई है 4, और मैंने कहा n की वैल्यू वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन l, तभी वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे अगर हम बात करें कि क्या 4f एग्जिस्ट करेगा साहब, तो जी हां साहब बिल्कुल करेगा। आगे आ जाओ, यहां पे क्या होगा 7s, और क्या आ जाएगा बोलो जल्दी 7p, बीच में क्या आएगा बोलो जल्दी 6d, 7 - 1d यूज करेंगे तो 6d, और f कौन सा 7 - 2f, यानी कि कौन आएगा 5f। ऑब्वियस है ये तो एग्जिस्ट करेगा ही, तो ये कन्फ्यूग्रेशन बनेंगे। अब तुमको पता है s सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 आते हैं, d में मैक्सिमम 10 आते हैं, f में मैक्सिमम कितने आते हैं बोलो बोलो 14 आते हैं। तो यहां पे समझने की कोशिश करो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैसे पता करेंगे, एस केवल एस सबशेल है, एस सबशेल के अंदर कितना डब्बा, एक डब्बा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 2, याद करो 3 रूल पढ़ा रखे हैं भैया, बताया था या नहीं बताया था। एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें दोनों के दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, और चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एक डब्बे में रहने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती। एक स्पिन अप होगा तो दूसरा स्पिन डाउन होगा, एक क्लॉकवाइज को बताएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज को बताएगा, एक प्लस हाफ तो दूसरा माइनस हाफ। अरे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यार भूल गए क्या, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। खैर आओ इधर आओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, एस सबशेल है तो 2, यहां एस बी है और पी बी है, एस के अंदर मैक्सिमम 2 और पी के अंदर मैक्सिमम 6, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे यहां पे 8, कितने हो जाएंगे बोलो बेटा 8 हो जाएंगे, पक्की बात है। यहां पे बताओ एस के अंदर मैक्सिमम 2, पी के अंदर मैक्सिमम 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन एस के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन पी के अंदर 8, और डी के अंदर कितने 10, डी के अंदर कितने 10, 5 डब्बे थे तो 10 और 8 18, फिर सुन लो 2 + 10 12, 12 और 6 18, 2 + 10 12, 12 और 6 18, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 18। यहां देखो 2 + 10 12, 12 और 6 18, फिर से सुनो यहां पे क्या हो जाएगा 2 + 10 12, 12 और 6 18। देखो कुछ कुछ नजर आ रहा है तुम्हें, 2 8 8 18 18 32 अभी आएगा। यहां पे देखो कितना एस के अंदर मैक्सिमम 2, एफ के अंदर कितना आएगा, एफ में टोटल 7 डब्बे, एफ में टोटल 7 डब्बे। निकालने का तरीका भी बता दूं वापस से, देखो यहां पे फॉर्मूला क्या लिया था 2l + 1 लिया था या नहीं लिया था। अब l की वैल्यू एफ के लिए कितनी थी 3, 3 दूना 6 और 6 + 1 7, ऑर्बिटल है 7, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 + 14, 14 और 2 16, 16 और 10 कितना हो जाएगा बोलो बेटा 14। यहां पे देखो 2 + 14 कितना हो गया 16, 16 10 26, 26 6 32, फिर से सुनो 2 + 14 16, 16 और 10 बोलो बोलो 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा 32। ऐसे ही यहां पे देखो 2 + 10 कितना, सॉरी 14 + 2 कितना हो गया 16, 16 10 26, 26 और 6 32। क्या बात समझ में आई बोलो मेरे भाई, अरे हां ना बोलो, हां ना बोलो यार, बोलो ना फटाफट, पक्की बात है। अब एलिमेंट कहां से शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत इस फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा। हालांकि हाइड्रोजन को निकाल के रख दिया गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो पहला एलिमेंट तो यहां पे शुरुआत ही हीलियम से और लास्ट एलिमेंट भी हीलियम ही होगा, लेकिन जो अभी तक हम स्टैंडर्ड चीजें मान रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पहला हाइड्रोजन और ये दूसरा क्या होगा हीलियम। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2,
मतलब हाइड्रोजन से शुरुआत होगी, हीलियम पे पहले पीरियड की समाप्ति होगी। दूसरे पे कौन सा आएगा? वही बात है, लीना की रब से फरियाद। अब देखो यहां पे ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। अब यहां पे देखो कौन आएगा? नियॉन, हीना, नीना और करीना, जेक्सी, रीना और लास्ट में क्या आ जाएगा? यू यू ओ। अब यू यू ओ क्या है? ये नॉमेनक्लेचर में अभी सिखाऊंगा। आपको पता है कैसे इसका एटॉमिक नंबर अब लिख सकते हो? देखो अब तुम्हें एकदम रटने की जरूरत नहीं है। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन के बाद आ रहा है, ये मुझे बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के अंदर आ रहे हैं, 2 के बाद अब ये मुझे बताओ इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर से सुनो, ठंडे दिमाग से सुनो मेरी बात को। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर से बोलो, सुनो, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना एटॉमिक नंबर आगे जाएगा, मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर आगे जाएगा। यहां पे अगर मैक्सिमम 2 है, 2 में कितना जोड़ोगे? 8 जोड़ोगे। 8 पे अगले पीरियड में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 एटम आ रहे हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है तो 8 एटम आ रहे हैं, क्योंकि एक एटम में जितना बोलो बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही एटॉमिक नंबर है ना भैया। तो जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ही एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा। तो कितने बढ़ जाएंगे? 8। तो 8 और 2 कितना होता है? 10। बोलो बोलो, सारे बोलो फटाफट। 10। 10 और 8 कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 18। 18 और 18 कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 36। 36 और 18 कितना हो जाएगा? 54। 54 और 32 कितना हो जाएगा? बताओ बताओ। 4 2 6, 5 3 8, 86। 86 और 32 कितना हो जाएगा? तो 86 और 32 करो, कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। 6 2 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11। 118। 118। अब इसका कैसे निकालोगे? ये एटॉमिक नंबर 2 था, इसके बाद 3 से शुरुआत होगी। ये 10 था तो ये 11 से शुरुआत होगी। 18 था तो यहां 19 से शुरुआत होगी। ये 36 था तो यहां पे 37 से शुरुआत होगी। 54 था तो यहां पे किससे शुरुआत होगी? 55 से। 86 था तो यहां पे किससे शुरुआत होगी? 87 से शुरुआत होगी। समझ लो, देख लो एक बारी फटाफट, देख लो बेटा। चूंकि इसमें 2 ही लोग आ रहे हैं इसलिए इसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट। क्या बोला जाता है? शॉर्टेस्ट। पीरियड का नाम क्या बनेगा? शॉर्टेस्ट। इसको क्या बोलेंगे हम? कितने एलिमेंट? 8 और 8 आ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट। इसके अंदर भी कितने आ रहे हैं? 8, तो हमने क्या बोला? शॉर्ट पीरियड। समझ रहे हो? 18 आ गया तो हम इसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, लॉन्ग। क्या बोलते हैं? लॉन्ग। 18 आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग। समझ रहे हो? 32 आया, अब हम इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट। क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट। उसके बाद 32 आ गया तो खैर ये तो कंप्लीट ही हो चुका है यहां पे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे अगर हम बात करें कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम बात करते हैं कि पीरियड नंबर, कन्फ्यूग्रेशन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां से शुरुआत हुई, कहां तक गया है, नाम क्या बनेगा, वो सारी बेसिक बातों पे हमने चर्चा की। फटाफट समझ में आया? इसको 1 मिनट के लिए पॉज लेके पूरा नोट कर लीजिए फटाफट। सारे लोग, सारे बच्चे नोट कर लिया बेटा? पक्का? चलो आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं और यहां पे अब हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहां से शुरुआत होने जा रही है बेटा जी, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया। सब लोगों ने अपने अलग अलग विचार रखे, जैसे कि मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। अब सुनिएगा बेटा, सबसे पहले साइंटिस्ट थे लेवोजियर। कौन थे? लेवोजियर। दूसरे कौन से थे बेटा? प्राउट। कौन थे? प्राउट्स। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो डॉबर्नियर। डॉबर्नियर ट्रायड रूल। क्या आया? बोलो बेटा। डॉबर्नियर ट्रायड रूल। समझ रहा हूं? इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन आया? न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। कौन आया? न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। 5वें नंबर पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे कौन आया? मेंडलीव, सॉरी लोथरमेयर। उसके बाद आया लोथरमेयर। कौन आया? लोथरमेयर। लोथरमेयर कर्व। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ना है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल।
इसके बाद अगर हम बात करें 7वें नंबर पे, तो अगले नंबर पे आए थे मोजले पीरियोडिक टेबल, मोजले पीरियोडिक टेबल, है ना। और 8वें नंबर पे जो हमारे साइंटिस्ट आए हैं डेट इज बोर्स बरी रैंग, बोर्सबरी रैंग एंड वर्नर, बोर्सबरी रैंग एंड वर्नर्स, बोर्सबरी रैंग एंड वर्नर। अब याद रखने का तरीका, सबसे पहले कौन आया? लिवोजियर आया, उसके बाद प्राउट आया, उसके बाद डबर च्यवनप्राश खा के पैदा हुए डबर्नियर, उसके बाद से सारे गामा पा धा नी सा कहते कहते नए रिदम में 8 म्यूजिकल नोटेशन के फॉर्म में जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था न्यूलैंड्स, उसके बाद से आए लोथर मेयर और मेंडलीव। दोनों एक्चुअल में पैरेलल काम कर रहे थे, लेकिन लोथर मेयर का एक्सपेरिमेंट लोगों को जनरली समझ में ही नहीं आया, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा मैथ्स उसके अंदर लगा रखी थी कि बातें जो थी वो लोगों को समझ में ही नहीं आई। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया, उसके बाद मोजले आया, उसके बाद कौन आया? बोर्स बरी रैंग एंड वर्नर। तो जो हमने अभी तक देखा वो एक्चुअल में बोर्स का ही पीरियोडिक टेबल है, बोर्स बरी रैंग एंड वर्नर। टोटल 4 साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। तो चलिए एक बार अगर मैं तरीका बताऊं कि सर हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो मेरे साथ आप बोलेंगे एलपीडी ने लात खाई, मेन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। एक एक वर्ड का मतलब बताता हूं, ऐसे एमी कुछ भी फालतू नहीं बोल रहे हैं अपन। एलपीडी ने लात खाई, एलपीडी ने लात खाई, यहां तक का तो मॉडल किसी को समझ में ही नहीं आया। एलपीडी ने लात खाई, मेन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। थोड़ा थोड़ा कंसीडर होना शुरू हुए कौन? मेंडलीव। उसके बाद इनके मजे किसने लिए? मोजले। बाद में कौन लेके आया? बोर्स। और फाइनली हमारा पीरियोडिक टेबल अपनी एग्जिस्टेंस में आ ही गया। तो अगर हम बात करें एलपीडी ने लात खाई, मेन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। फिर से वापस बोलो, एलपीडी ने लात खाई, मेन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। एलपीडी ने लात खाई, मेन मोजले के बाद, फिर से सुनो, एलपीडी ने लात खाई, एलपीडी ने लात खाई, एलपीडी ने लात खाई, एलपीडी ने लात खाई, एलपीडी ने लात खाई। यहां पे अगर हम बात करें तो एलपीडी ने लात खाई, एलपीडी ने लात खाई, मेन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई, मेन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। एलपीडी ने लात खाई, मेन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। तो याद रखने का तरीका, एलपीडी ने लात खाई, मेन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। अब यहां से सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की हम शुरुआत करते हैं। और बच्चों सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था लेवोइजर साहब का, बड़ा ही आसान क्लासिफिकेशन, सिंपल आए। बोले क्या एलिमेंट जो है ना वो 2 ही तरह के हो सकते हैं। क्या बोले? एलिमेंट जो है वो 2 ही तरह के हो सकते हैं, या वो मेटल होंगे या वो नॉन मेटल होंगे। क्या बोला इन्होंने? एलिमेंट जो है ही क्लासिफाइड एलिमेंट इनटू 2 पार्ट। किसमें किसमें? या वो मेटल है या वो नॉन मेटल है। इनका यही मानना था, या तो वो मेटल होगा या वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। तो ही क्लासिफाइड element into 2 parts, एलिमेंट इनटू 2 पार्ट्स। इनके अनुसार क्या था कि या एलिमेंट मेटल होता है या नॉन मेटल होता है। क्या बोला इन्होंने? एलिमेंट या तो मेटल होता है या फिर क्या होता है? नॉन मेटल होता है। कौन क्या बोला? बोलो 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 बोलो। या वो मेटल होता है या वो नॉन मेटल होता है। क्या होता है? बोलो बेटा। या वो मेटल होता है या फिर वो क्या होता है? नॉन मेटल। सर इनसे पूछा गया कि मेटल कौन सा है आपके अनुसार और नॉन मेटल कौन सा है। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, मेरे भाई, जो देने की टेंडेंसी रखता है, क्या? इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, मेटल। और जो लेने की टेंडेंसी रखता है, क्या? इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। अब बेटा एक बात बता, एक एटम के अंदर जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते हैं, और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं या नहीं होते हैं, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। चाचा अरे हाँ ना बोलो यार, पक्की बात है। तो सुनो जरा गौर से, मान लो बेटा मैंने कहा एक एटम ए है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी अभी न्यूट्रल है, तो 5। प्रोटॉन कितने हैं? 5, है ना। मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकाल दिया। मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन उठा के बाहर फेंक दिया। मान लो एक इलेक्ट्रॉन मैं इससे मैंने छीन लिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की नई संख्या बताओ कितने हो जाएंगे? 4। प्रोटॉन थोड़ी छीना है चाचा, प्रोटॉन तो पहले भी 5 था, अभी भी 5 रहेगा। मैंने छीना क्या है? मैंने तो इलेक्ट्रॉन छीना है मेरे भाई। तो यहां पे प्रोटॉन जो है वो कितना रहेगा? अभी भी सोच के बताओ। तो प्रोटॉन जो रहेगा वो 5 रहेगा। अच्छा, एटॉमिक नंबर थोड़ी बदल जाएगा, वो भी 5 ही रहेगा। लेकिन गौर से सोचो यहां पे
कि इसके ऊपर 4 नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव है। समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रॉन कितना को है 4, तो नेगेटिव कितना है 4 और पॉजिटिव कितना है 5। डोमिनेंट कौन करेगा, भारी कौन पड़ेगा, दबाव बढ़ेगा किसका, ऑब्वियस है प्रोटॉन का। तो सर पे कैसा चार्ज लेके घूमेगा मेरे भाई, एक के सर पे तुमको ऐसा नहीं लगता है कि ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अरे बोलो भाई, 5 को पॉजिटिव और 4 को नेगेटिव है, डोमिनेट कौन करेगा भैया, डोमिनेट ऑब्वियस है पॉजिटिव वाला करेगा। तो इसके सर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर मान लो एक एटम बी होता, एक एटम बी होता, मान लो मैं एटम बी हूं और मेरा एटॉमिक नंबर मान लो कुछ भी, मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी थे और मैंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिया, लेट सपोज। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, प्रोटॉन कितने रहेंगे, बोलो 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 बोलो, कितने रहेंगे 5। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। तो मेरे सर पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अगर मैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो मेरे सर पे कोई नेगेटिव नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो सर पे कोई भी पॉजिटिव नाम की चीज नहीं आती। यानी कि इनके अनुसार क्या कहना था वो सुनो, वो सुनो, वो सुनो कि इन्होंने बोला टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्या बोला, बोलो जल्दी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इनके पास मेटल इनके अनुसार वो होते थे जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम है, जिनके पास ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन वाले को इन्होंने क्या कहा, नॉन मेटल। ठीक है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो यानी कि हम उसको लाइफ में, नेचर के अंदर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मेरे भाई कि मेटल जीवन में क्या बने रहना चाहती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल क्या बने रहना चाहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ रहा हो मेरी बात को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या सर, क्या वर्ड क्या बोल रहे हो। एक एटम की औकात होती है कि सामने वाले से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना खींच सकता है, छीन सकता है। औकात होती है एक एटम की भाई साहब, एक एटम की औकात होती है कि सामने वाले से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना खींच सकता है अपने न्यूक्लियस की तरफ। इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। खैर भी हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी आएगा, ये भी टॉपिक आएगा। अभी बस सुनो कि जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके सर पे पॉजिटिव आएगा। यानी कि ये कैसे होंगे नेचर में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कैसे होंगे बोलो बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या होंगे बोलो जल्दी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इनको हम क्या बोलेंगे बोलो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ रहे हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे। पक्की बात है। तो लेवोसियर का यही मानना था कि एलिमेंट दो ही तरह के होते हैं, या वो मेटल होते हैं या वो नॉन मेटल होते हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, पॉजिटिव है नेगेटिव है तो जीरो भी तो है, धरती है आसमान है तो हवा भी तो है। अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम है, नेगेटिव एक्सट्रीम है, तो मीन पोजीशन भी तो एसएचएम के अंदर होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लास 11 का फिजिक्स। अरे हाँ ना बोलो यार, समझ रहे हो मेरी बात को। और बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता ही है ना। खैर मुद्दे की बात पे हम आते हैं। मुद्दे की बात पे अगर हम बात करें तो यहां पे जरा गौर से देखो, जैसे ही थोड़ी सी स्टडी आगे चली, कुछ एलिमेंट ऐसे आए जो मेटल की तरह भी बिहेव कर रहे थे और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर रहे थे। उनको हमने क्या कहा, मेटेलॉइड। क्या कहा बेटा, मेटेलॉइड कहा। क्या कहा, मेटेलॉइड। और जैसे जैसे आगे हम चलते गए, मेटेलॉइड की डिस्कवरी हुई, पता चला उसको इन्होंने जगह तो दी ही नहीं थी, इनके मॉडल में वो बातें थी ही नहीं। और जब बातें नहीं है तो क्या हो जाएगा, मॉडल डिस्कार्ड हो जाएगा। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर फ्यू एलिमेंट विच रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल कॉल्ड मेटेलॉइड। और जो मेटेलॉइड थे बेटा, जो मेटेलॉइड थे, लेवोइजर उनके बारे में कि आखिर उनको कहां जगह दी जाए ये बताने में एकदम असक्षम रहे। और चूंकि ये असक्षम थे, दैट इज द रीजन, इनका सबसे मुख्य कारण यही बना, ड्रॉबैक जो इनका बना, या लिमिटेशन या फिर कमियां कहिए इनके मॉडल की। इनके मॉडल की जो कमी थी वो यही थी कि जिस मेटेलॉइड के बारे में इन्हें चर्चा करना चाहिए था उसके बारे में इन्होंने चर्चा बिल्कुल भी नहीं किया था। तो ये क्लासिफिकेशन इनसफिशिएंट हो गया। कैसा हो गया, कम रह गया, जो कि हमें पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं दे रहा था। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, देयर आर फ्यू एलिमेंट व्हिच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल कॉल्ड मेटेलॉइड्स। Lavoisier could not be able to decide that where to place metalloids. मेटेलॉइड्स को आखिर कहां जगह दी जाए या मेटेलॉइड्स क्या हैं, इनके बारे में Lavoisier बताने में असक्षम थे। That is why इनका ड्रॉबैक सबसे बड़ा यही बन गया। समझ रहे हो मेरी बात को, Lavoisier मॉडल डिस्कार्ड हो गया। अब एकदम सूखा सस्ता नशा करके आया अगला साइंटिस्ट, स्प्राउट।
एकदम अपने आप को शाहरुख खान समझते हुए एकदम बालकनी में आया अंगड़ाई लेते हुए कि सारे एटम आज से हाइड्रोजन के बने हुए हैं, सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के बने हुए हैं। कहा सब लोग दुनिया वालों मान लो, दुनिया वालों मान लो, एकदम अपने आप को एकदम इमेजिन करते हुए आया और मस्त शाहरुख खान समझते हुए क्या बोलता है कि दुनिया वालों आज से तुम ये बात मान लो कि सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के बने हुए हैं या उसके आइसोटोप के बने हुए हैं। चलिए बातों में कितनी सत्यता है ये सारी चीजें देखते हैं। तो he simply assumed that all elements are made up of hydrogen and its isotopes, hydrogen and its isotope। सर ये आइसोटोप क्या होता है? बेटा सुनो, जैसे कि मैं तुमको आइसोटोप का एक छोटा सा अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। आइसोटोप वो होता है जहां एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर वेरी करता है। जैसे कार्बन है, कार्बन कौन सा, आपने कार्बन के आइसोटोप के बारे में सुना ही है, ठीक है। कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 12 भी होता है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है, लेकिन 12 और 14 मास नंबर क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। एटॉमिक मास क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो वो आपस में क्या है? आइसोटोप है। वैसा तो तुम्हें सच बताऊं, हर एलिमेंट का अगर ढूंढने जाओगे तुमको आइसोटोप मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो एक ऑक्सीजन 16 होता है, एक ऑक्सीजन 18 होता है। तो ये क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दोनों का 8 ही है, लेकिन एक का एटॉमिक मास 16 है और एक का एटॉमिक मास कितना है? 18 है। तो मास नंबर वेरी कर जाए, एटॉमिक नंबर सेम हो तो उसे आइसोटोप कहते हैं। अब इनका क्या मानना था कि आइसोटोप किसके? आइसोटोप हाइड्रोजन के आइसोटोप के बने हुए हैं। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं पहले वो देखो बेटा। एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा भी होता है हाइड्रोजन, तीसरा भी होता है हाइड्रोजन। बस रिप्रेजेंट करने का सिंबल इसको हम ड्यूटेरियम कहेंगे। कब कहेंगे अभी कंडीशन बताता हूं। और इसको ट्रिटियम। इन सब की खास बात, एटॉमिक नंबर सबका 111। एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो इसका 2, इसका 3 और इसका कितना होता है? 1। तो टेक्निकली ये भी हाइड्रोजन ही है, टेक्निकली ये भी हाइड्रोजन ही है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इनका क्या मानना था कि जितने एलिमेंट बने हुए हैं वो सब किससे बने हुए हैं? बोलो जल्दी, वो सब किससे बने हुए हैं? बोलो बोलो, किससे बने हुए हैं? वो सब के सब किससे बने हुए हैं? हाइड्रोजन या उसके आइसोटोप से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? हाइड्रोजन या उसके आइसोटोप से। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने कहा बोरॉन का एटॉमिक नंबर लगभग 5 और मास कितना मान लिया मैंने? एटॉमिक मास कितना मान लिया? 10। इनके अनुसार क्या था? इनके अनुसार कहना यह था कि ये किसका बना हुआ है। तो यहां पे अगर 2 मोल मैं ट्रिटियम ले लेता हूं, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होता है। 2 मोल अगर मैंने इसको ले लिया तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। बेसिकली क्या हो गया? 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। अरे बोलो ना यार। और ये कितना हो गया? 6 2 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। और इसको भी अगर मैं 2 मोल कर देता हूं, समझना, तो ये कितना हो गया? इसका मास कितना निकल के आएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2। मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूं 6 2 8 2 10, समझ रहा हो? मतलब ये कहा क्या गया कि जो बोरॉन है ये कितने हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है? तो 2 ये वाले, 2 ये वाले, 4 और 1 ये वाला, मतलब ये 5 हाइड्रोजन से बना हुआ है। अब समझने की कोशिश करना, जो एटॉमिक वेट होता है हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा? बोलो जल्दी। एटॉमिक वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन। एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? बोलो जल्दी। 1। एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1। अगर ये एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा? 1 है। समझने की कोशिश करो, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 है। एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन बोलो कितना है? 1 है। तो अगर एटॉमिक वेट 1 है तो कभी भी अगर मान लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरी पीरियोडिक टेबल में कि अगर ये 1 है तो फ्रैक्शन में तो एटॉमिक मास जा ही नहीं सकता। क्योंकि अगर इनकी थ्योरी माने, इनके अनुसार माने कि भाई साहब सारे एटम किससे बने? हाइड्रोजन से, मतलब सबका एटॉमिक मास जब भी आएगा वो कभी फ्रैक्शनल नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना? पता क्या चला? जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े स्टडी को लेके, जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, क्लोरीन सबसे पहले निकल के आया। क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास कितना आ गया? 35.5। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो चाचा ये आधा हाइड्रोजन का बना हुआ है? अरे 35 तो समझ में आता है, लेकिन 0.5 का मतलब क्या समझाना चाहते हो? यही कहना चाहते हो कि ये आधा हाइड्रोजन का बना हुआ है। अब बस गया मामला। दूसरा एग्जांपल, स्ट्रोंशियम 87.6। कहना क्या चाहते हो? 87 और 1/6 हिस्सा निकाल के इसका हाइड्रोजन का इसको बनाया गया है।
पता चला यहां फैल गए ये, और यहीं पे इनका मॉडल क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो ड्रॉबैक क्या था, एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट वर नॉट फाउंड एज होल नंबर। सबसे पहली चीज, सारे एलिमेंट का एटॉमिक वेट होल नंबर के फॉर्म में नहीं पाया गया। दूसरी चीज, आप सोच के बताओ यार, क्या तुमको लगता है कि सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के ही बने होंगे? तो सारे एलिमेंट और हाइड्रोजन में अंतर क्या रह जाएगा, या फिर एलिमेंट में अंतर क्या रह जाएगा? एक बात बताओ ना, अगर मान लो ये कह रहे हैं लिथियम भी हाइड्रोजन का बना है, बेरिलियम भी हाइड्रोजन का बना है, बोरॉन भी बना है, कार्बन भी बना है, तो कार्बन को कार्बन क्यों बोल रखा है आपने? उसकी प्रॉपर्टी तो हाइड्रोजन जैसी मिलनी चाहिए। अगर आप कह रहे हो सारा एलिमेंट जो बना हुआ है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरी केमिस्ट्री के अंदर, वो सिर्फ हाइड्रोजन से है, तो हाइड्रोजन से उसकी प्रॉपर्टी तो अलग हो ही नहीं सकती। वो सब के सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेंगे। तो सबसे बड़ा जो इनका ड्रॉबैक बना, वो ड्रॉबैक यही बना कि पहली चीज, एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वर नॉट फाउंड एज होल नंबर। दूसरा, every element cannot be made up by hydrogen and its isotope। सिंपल सी बात है, हर एलिमेंट को आप हाइड्रोजन या उसके आइसोटोप से नहीं बना सकते, समझ रहे हो? और अगर बनाते हैं तो प्रॉपर्टी में अंतर कहां से बताएंगे? फिर तो सब हाइड्रोजन की तरह बिहेव करे, सब हाइड्रोजन की तरह मतलब वो करे, समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब पानी जो है वो हाइड्रोजन बना ही सकता है, साथ में लिथियम भी बनाएगा, कार्बन भी बनाएगा, सब बनाएंगे। मतलब क्या सूखे नशे, मतलब नशे वाली बातें कर रहे हो, सस्ते नशे करके है। मॉडल को क्या कर दिया, भाग यहां से, भाग मॉडल लेके। अगले पिक्चर में आए कौन, डॉबर्नियर ट्रायड रूल। डाबर च्यवनप्राश खा के एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ जो अगला साइंटिस्ट आया उसका नाम था डॉबर्नियर ट्रायड रूल। ट्रायड वर्ड का मतलब क्या होता है, उन सारी बातों को समझाऊंगा, पहले इसे देख लो, समझ लो, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से नोट कर लिया बेटा, देख लिया पूरा। अब केमिस्ट्री की दुनिया में अगेन डाबर च्यवनप्राश खा के पैदा हुए साइंटिस्ट का नाम था डॉबर्नियर ट्रायड रूल। डॉबर्नियर ने क्या कुछ कहा, इन बातों को समझते हैं। ट्रायड रूल का मतलब क्या है, 3 लोगों का सेट बना लो, समझ रहा हूं? इन्होंने भी क्या किया, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स लिए। ट्रायड रूल का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ 3 एलिमेंट। क्या बोलो बोलो, सेट ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट का सेट बनाया। लेट सपोज मैंने कहा एक ए है, एक बी है और एक सी है। अब ए को क्या कहा, फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोला, बोलो बेटा, फर्स्ट एलिमेंट। ए को क्या बोला, फर्स्ट एलिमेंट। ए जो है वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट। सी को मैं क्या बोल रहा हूं, लास्ट एलिमेंट। क्या बोल रहा हूं, बोलो जल्दी, लास्ट एलिमेंट। और बी क्या है, ये मिडिल वाला, बीच वाले को हमने कहा मिडिल एलिमेंट। समझ रहा हूं मेरी बात को, मिडिल एलिमेंट। अब इन्होंने क्या कहा, ए और सी, अगर इन दोनों का एटॉमिक वेट तुमको पता है तो इन दोनों को आपस में जोड़ो, डिवाइड बाई 2 करो। समझ रहे हो मेरी बात को? डिवाइड बाई 2 करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, और वो जो वैल्यू होगी, वो जो इन दोनों का एवरेज आया है, वो बीच वाले के एटॉमिक मास के नियरली बराबर होगा। फिर से सुनो, ए का एटॉमिक मास तुमको पता है और सी का, पहले और लास्ट वाले का पता है, दोनों के एटॉमिक मास को जोड़ो, डिवाइड बाई 2 कर दो। मतलब कि ए प्लस सी डिवाइड बाई 2, जो वैल्यू आएगी वो नियरली इक्वल होगी एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट के। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ही अरेंज द सेट ऑफ 3 एलिमेंट, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रायड। पक्की बात है, ट्रायड उसे ही कहा गया। ट्रायड बोले तो 3 एलिमेंट का सेट अरेंज किया था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, इन्होंने क्या बोला, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट है, वो पहले और लास्ट वाले का एवरेज होगा। फिर से सुनो क्या बोला, जो बीच वाले का एटॉमिक वेट है वो पहले और लास्ट वाले का एवरेज होगा। समझ रहा हो मेरी बात को? मतलब नियरली इक्वल होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा, नियरली होगा। मतलब कि एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज नियरली और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। पहले और लास्ट वाले को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करोगे, एवरेज आएगा, और वो एवरेज बीच वाले के एटॉमिक वेट के नियरली बराबर होगा। मार्क माई वर्ड, नियरली। समझ रहे हो? तो यानी कि अगर मैं बात करूं, इन्होंने क्या कहा, एटॉमिक वेट ऑफ middle element, atomic weight of middle element is nearly or
approximately equal to average atomic weight of first and last element। क्या बोला? पहले और आखिरी वाले का एटॉमिक वेट पकड़ के जोड़ के डिवाइड बाई 2 करो, एवरेज आएगा। वो एवरेज नियरली बराबर होगा किसके? एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट के। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे इन्होंने ट्राइड। फॉर एग्जांपल सर एक एग्जांपल देके बताइए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेटा बात करता हूं तुमसे, तो जैसे कि लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, इन तीनों को एक ट्राइड मैंने ले लिया, ठीक है। ऐसे ही एनसीईआरटी के अंदर आपके टोटल, और सच बताऊं तो आपको जो ध्यान रखना है डॉबर्नियर के अंदर, वो केवल 4 ट्राइड याद रखना है। 10-12 ट्राइड याद रखोगे, सवाल कुछ नहीं पूछा जाता है। सवाल क्या पूछा जाएगा? आपको जो 4 ट्राइड वो एनसीईआरटी के अंदर, माता रानी के अंदर, बाइबल के अंदर, गीता के अंदर, कुरान के अंदर, जो तुम मानते हो वो मान लो, उसके अंदर जो लिखा है वही तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बारे में सबसे पहली चीज, तो लिथियम का जैसे हम बात करें तो इसका लगभग कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। और इसका कितना होता है? एटॉमिक मास 39 होता है। तो ये क्या हो गया अपना फर्स्ट, और ये क्या हो गया? लास्ट। मतलब ये ए है और ये क्या है? सी है। मतलब ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 का मतलब ये हो गया 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू कितनी आएगी? पहले मैं बता दे रहा हूं, इसका 23 होता है ना। तो यहां पे अगर देखोगे तो एग्जैक्टली आ जाएगी, क्योंकि 39 प्लस 7 कितना हो गया? 46। 46 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 2। 46 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 23। तो ये तो एग्जैक्टली आ रहा है, तो ये एग्जैक्टली आ रहा है। जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली आ ही जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? अब समझने की कोशिश करो। सर ऐसे कौन कौन से और ट्राइड थे? तो देखो, तुमको जो याद रखना है बेटा, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। पहली चीज, आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक तो याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? तो बता दे रहा हूं तुमको, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम याद रखना है, ठीक है। अगला जो याद रखना है, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये याद रख लेना। समझ रहा मेरी बात को? एक चीज और बताना चाहूंगा, फेकोनी इज द ट्राइड। देखो वो डिबेटेबल मैटर है ना, सच कहूं तो डिबेटेबल मैटर है, ठीक है, जिसपे बहस होनी चाहिए पहले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उससे आप ट्राइड के रूप में मानेंगे, ठीक है, मानेंगे, ये बात सच है, लेकिन वो अभी भी डिबेटेबल मैटर है, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। थोड़ा कंट्रोवर्सी है वहां पे। आपको जो याद रखना है ट्राइड, दैट इज यहां पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, और इनके अलावा सल्फर, सेलेनियम वाले में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब के सब जो है सेम ग्रुप में? मतलब कि डॉबर्नियर ट्राइड रूल कहां एप्लीकेबल है? सेम ग्रुप में। क्या पीरियड में एप्लीकेबल होगा? नहीं साहब, नहीं होगा। दूसरी चीज, डॉबर्नियर ट्राइड को पहचानने का एक तरीका बताता हूं, कि जो जेड का डिफरेंस आएगा ना तीनों एलिमेंट के बीच में, वो सेम आना चाहिए। डिफरेंस ऑफ जेड मस्ट बी सेम। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, डिफरेंस ऑफ जेड मस्ट बी सेम। सॉरी, यहां पे डिफरेंस ऑफ जेड मस्ट बी सेम। कैसे पहचानेंगे सर? तो डिफरेंस ऑफ जेड मस्ट बी सेम। जैसे कि कहना क्या चाहते हो बेटा, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, पक्का बात है। यहां पे देखो, सोडियम का होता है 11 और इसका होता है 19। 3 से 11 में कितने का डिफरेंस है? 8 का। 11 से 19 में कितने का डिफरेंस है? 8 का। तो डिफरेंस ऑफ जेड बोले तो एटॉमिक नंबर मस्ट बी सेम। समझ रहे हो मेरी बात को? कितना होना चाहिए? मस्ट बी सेम। समझ में आई मेरी बात? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अब आगे अगर आप ऐसे ही निकालना चाहो तो इनके केस में भी निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो एक और ट्राइड, सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम, ठीक है, ये एक और आप याद रख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? डिफरेंस ऑफ जेड मस्ट बी सेम। आप इनके अंदर उठा के चाहो तो देख लो। समझ रहे हो? आप अगर देखोगे तो आपको जितना डिफरेंस नजर आएगा क्लोरीन से ब्रोमीन में, ब्रोमीन से आयोडीन में भी उतना ही नजर आएगा। ये घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसको कैलकुलेट करके घर पे देखोगे, ठीक है। ये जो चारों ट्राइड है, इनको अपने घर पे अप्लाई करके आप देखोगे। देखो, जेई के स्टूडेंट हो, इसलिए बैसाखी मत बनो पूरी तरीके से। कुछ चीजें घर पे जाके आप कॉपी पेन खोलोगे, वापस से करोगे। समझ रहे हो? तो यहां पे देखो, ये 4 ट्राइड अपने दिमाग में रखो, तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डिफरेंस ऑफ जेड मस्ट बी सेम। जैसे कि यहां 3 से 11 गए, डिफरेंस कितने का? 8। तो अगले में भी डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 8 का आना चाहिए। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। अब इनकी कमियां क्या थी? तो कमियां देखिए बेटा, इनकी कमियां क्या क्या रही हैं। तो यहां पे ड्रॉबैक की अगर बात करें, ड्रॉबैक
या लिमिटेशंस या फिर कमियां। पहली चीज, पूरी पीरियोडिक टेबल में जो कहा जाता है ट्राइड लग रहे थे वो कहां, ग्रुप में लग रहे थे, पीरियड में नहीं लग रहे थे। जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूं, फॉर एग्जांपल यहां पे देखो बेटा, आओ यहां पे देखो, जैसे कि तुम्हारे सामने एक और एग्जांपल आ सकता है कि क्या कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या ये ट्राइड हैं? चलो इनके मास भी दे देते हैं, 12, 14 और 16। एटॉमिक नंबर कितना है इसका बोलो जल्दी, 6, इसका कितना 7 और इसका कितना होता है 8। तो Z का जो डिफरेंस आ रहा है सर वो 1 का आ रहा है। 6 से 7 में 1 का डिफरेंस, 7 से 8 में 1 का डिफरेंस आ रहा है। और सर अगर मैं इसको A मानूं और इसको C मानूं, A + C / 2, तो यानी कि सुनो बेटा, तरीके से सुनो, ये जो मेरे भाई कार्बन है, ये जो कार्बन है, सुनना, अगर ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक वेट कितना है 12, ऑक्सीजन है इसका कितना है 16 / 2, तो ये 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 और 10 28, 28 / 2, आंसर कितना आएगा 14। तो सर ये तो आ रहा है बराबर, लेकिन मैंने क्या बोला, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन पीरियड। ये कहां एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप के अंदर एप्लीकेबल था। समझ रहे हो मेरी बात को? अब जरा गौर से समझो, all the non element could not be arranged in form of triad। जितने नन एलिमेंट हैं उनको ट्राइड के फॉर्म में आप नहीं अरेंज कर सकते। वजह क्या है? अरे ट्राइड उनको लिया जा रहा था जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो। अलग अलग पीरियड वाले को उठा के लाके और कह रहे हो कि उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे हो जाएगी भाई? सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। पहला फैक्टर क्या है कि आप ग्रुप वालों को उठाओगे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। दूसरी बात क्या मैंने बोली कि जो डॉबर्नियर ट्राइड रूल की बात की जा रही है वो कहां पे बात की जा रही है, ग्रुप के अंदर जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। Z कितना होना चाहिए बोलो जल्दी, मस्ट बी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब अगली बात अगर हम करें कि क्या पूरी पीरियोडिक टेबल को ट्राइड के फॉर्म में लाया जा सकता है? नहीं भाई, नहीं ला सकते तुम। 4 तो ट्राइड ढूंढ पाए थे टोटल डॉबर्नियर, आगे चल के हम और बनाते चले गए, वो अलग की बात है, लेकिन उस टाइम पे बेसिकली 4 ही थे। सच बात यही है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, मेनली एप्लीकेबल इन ग्रुप नॉट इन पीरियड। ग्रुप के अंदर ही ये एप्लीकेबल था, पीरियड के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं था। अगली बात, नॉट एप्लीकेबल इन डी एंड एफ ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट थे उनके अंदर ये रूल लग ही नहीं रहा था। इसीलिए मैंने कहा फेकोनी इज द डिबेटेबल मैटर, कंट्रोवर्शियल मैटर है वो। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहां पे कि डी और एफ ब्लॉक के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं था। क्या बात समझ में आई? तो डाबर च्यवनप्राश खा के जो साइंटिस्ट पैदा हुआ उसने कुछ नहीं किया। लेवोजियर आए, कहा एलिमेंट या मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। मेटलॉइड को कोई जगह नहीं दी, लोगों ने भगा दिया, भाग यहां से। प्राउट आया सूखा सस्ता नशा करके कि भाई साहब सारे हाइड्रोजन के बने हुए हैं। अबे तो हाइड्रोजन के कैसे सारे बन सकते हैं यार? और अगर बने हुए हैं तो उनमें और हाइड्रोजन में अंतर क्या है, बात का है? फिर मामला गड़बड़ हो गया, फिर भगा दिया गया उनका। अब कौन आए? डाबर च्यवनप्राश खा के डॉबर्नियर ट्राइड रूल, 3 एलिमेंट का सेट बनाया, लेकिन ये डी एंड एफ ब्लॉक में नहीं लग रहा था, पीरियड में एप्लीकेबल नहीं था, और पूरी पीरियोडिक टेबल को ट्राइड के फॉर्म में सजाया नहीं जा सकता था। समझ रहे हो? इसलिए डॉबर्नियर ट्राइड रूल भी डिस्कार्ड कर दिया गया। खैर इसको देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, समझिए। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो बेटा, फटाफट नोट कर लिया बेटा, फटाफट चलो आगे चलें। पक्का देख लो एक बारी, फटाफट चलिए। अब भैया कौन आ गया? न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, फर्स्ट साइंटिस्ट हु कोरिलेटेड एलिमेंट प्रॉपर्टीज विथ एटॉमिक वेट। इनका क्या कहना था पता है? सारे गामा पा धा नी सा, सुना है कि नहीं सुना है? न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। ऑक्टेव वर्ड का मतलब क्या होता है? 8। न्यूलैंड्स ने क्या कहा, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, 5 तो ये, और ये कितने हो गए? 8। सा जहां से शुरुआत हो रही है वापस सा कितने नंबर पे आ रहा है? 8वें नंबर पे। फिर से देखो यहां पे, अगर मैं बात करूं, 1 मिनट रुको, देखो यहां पे, देखो सुनना, सारे गामा पा धा नी सा, समझ रहे हो? ये कितने हो गए बोलो जल्दी? 8 हो गए। अगर मैं आगे, अब तुमको देखो, सा पहले नंबर पे आया था, सारे गामा पा धा नी सा, 8वें नंबर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर मैं आगे फिर से चलूं, रे, तो यहां पे रे, समझ रहे हो? तो रे के सामने 8वें नंबर के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है रे? तो अब सुनो, यहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा किया कि ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट।
एटॉमिक वेट जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे ये अरेंज करते गए. ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट. मतलब हर आठवां एलिमेंट पहले के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है. जैसे सा जब दोबारा हम ले रहे हैं तो 8वें नंबर पे आ रहा है. तो इन्होंने क्या बोला, पहले मैं वो बातें लिखवा देता हूं जो आपको अपने स्कूलों में लिखनी पड़ सकती हैं या आपने कहा जाता है कि डेफिनेशन के तौर पे हमें जाननी चाहिए, क्योंकि आप, मुझे पता है आप 11th में भी पढ़ रहे हैं तो आपको स्कूल के एग्जाम भी होंगे, तो वहां के लिए भी सारी चीजों के लिए अपन बताते हुए चलेंगे. ही अरेंज्ड the element in increasing order of their atomic weight and found that and observed that, basically क्या ऑब्जर्व किया, and observed that the properties of every eighth element was similar to first element, like in case of musical notation. जैसे कि उन बातों पर चर्चा करेंगे. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, inert gases were not discovered till this time. इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी. ठीक है, अब सुनो, जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूं, ये रहा सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा. देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि सा कब आ रहा है, 8वें नंबर पे. ऐसे ही सारे गा मा पा धा नी सा. अरे बोलो ना यार, तो रे कब आएगा? अगर रे को 1 मानू तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे फिर वापस कौन आ रहा है? रे आ रहा है. इन्होंने ये बात कही कि एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू ऑफ फर्स्ट, और इस बेसिस पे इन्होंने क्या बना दिया? पीरियोडिक टेबल दे दी. अब उसमें कौन कौन लोग आए वो सुनो. जैसे कि इन्होंने दिया लिथियम, उसके बाद से आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिथियम, बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. अब आगे बताओ कौन आना चाहिए? बोलो जल्दी, कौन आना चाहिए? नियॉन. लेकिन नियॉन तो उस टाइम तक डिस्कवर है ही नहीं. उस टाइम तक नियॉन डिस्कवर है ही नहीं. इनर्ट गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड टिल दिस टाइम. अभी तक इनर्ट गैसेस की कोई डिस्कवरी नहीं हुई है. इनर्ट गैस को लाने वाला रैमसे था. ठीक है, खैर वो बात की है. तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. अब कौन आना चाहिए? नियॉन. लेकिन वो तो है ही नहीं, तो अब कौन आएगा? सोडियम. ठीक है, उसके बाद सोडियम के बाद कौन आएगा? बोलो बोलो. सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. अब वो कौन आना चाहिए? आर्गन. लेकिन आर्गन तो डिस्कवर है ही नहीं, तो कौन आएगा? पोटेशियम और कैल्शियम. अब तुम देखो, लीना की रब से फरियाद, बताया था नहीं? क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा भाई? बेटा मांगे कार, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बैगन आलू मिल रहा है? काला सिरका मिल रहा है? नहीं पड़ेगी, मिल रहा है? ओए स्टाइल, समझ रहे हो? और फिर कौन आएगा? फिर कल. अब तुम एक चीज समझो, ये तो मिल रहे थे यहां तक, लेकिन समस्या पता है कहां से आई? यहां से. अब ये कैल्शियम के बाद एंट्री किसकी हो गई? बोलो बोलो. कैल्शियम के बाद ये कौन सा पीरियड है? सेकेंड पीरियड है ना? ये कौन सा है? थर्ड है. और यहां पे कौन आ गया? फोर्थ. अब फोर्थ के अंदर कैल्शियम के बाद कौन आ गया? साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने. बताया था या नहीं बताया था? 3D सीरीज आ गई. जब 3D सीरीज आ गई तो डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल? 5. और 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने? 10. और 10 इलेक्ट्रॉन अगर बढ़े मतलब 10 एटॉमिक नंबर, क्योंकि एक एटम के अंदर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर. तो अब एक बात तो, यहां 10 एलिमेंट एक्स्ट्रा आएंगे, उसके बाद फिर 6 एलिमेंट और आएंगे. कौन से? पी ब्लॉक वाले.
10 6 16 और यहां पे कौन आएगा? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का मतलब यह है कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो भाई, 18 इलेक्ट्रॉन का गैप आ गया। अब अगर 18 इलेक्ट्रॉन का गैप आ गया तब तो मॉडल क्या हर बार लाइन चेंज करोगे? पीरियड के अनुसार लाइन बदलोगे कि क्या बोलोगे यहां पे कि यहां पे ये कहना पड़ेगा, देखो अब अगर थर्ड से फोर्थ गए तो फोर्थ जाने के बाद आपको क्या बोलना पड़ेगा? द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 18th एलिमेंट इज सिमिलर टू ऑफ फर्स्ट, इज सिमिलर टू ऑफ फर्स्ट। अरे 2 8 8 18 18 32 32 अभी बताया था या नहीं बताया था? अभी 8 8 क्यों आ रहा है? 2 पीरियड तक तो 8 8 आएगा, उसके बाद कितने का डिफरेंस आएगा? 18 18 का, फिर कितने का आएगा? 32 32 का। तो हर जगह लाइन बदलते रहोगे कि यहां पे बार बार कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इट इज वैलिड फॉर सेकंड एंड थर्ड पीरियड। उसके बाद फोर्थ पीरियड में जाने के बाद एवरी एलिमेंट इज सिमिलर टू 18th 18th, फोर्थ फिफ्थ में 18 18 बोल रहे हो, 6 7 में जाके 32 32 बोल रहे हो। अरे भाई कोई लॉजिक है तुम्हारी बातों में? लॉजिक तो था लेकिन वो लॉजिक गलत था। लाइन बार बार आपको चेंज करनी पड़ती, तब जाके आप कहीं ना कहीं बहुत फोर्सफुली हम उनकी बात को सच मान पाते। तो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है देखो जरा गौर से। जैसे लिथियम का 8th एलिमेंट सोडियम सही है, सोडियम का 8th एलिमेंट पोटेशियम सही है, यहां तक कैल्शियम तक ठीक था। कैल्शियम के बाद डी सबशेल आ गए। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। अब 5 ऑर्बिटल अगर मैं बात करूं, 5 ऑर्बिटल अगर मैं बात करूं, अरे एल के लिए डी की वैल्यू बताओ, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी हुआ करती है? बोलो बोलो, डी के लिए एल की वैल्यू बोलो यार, कितनी होती है? 2 होती है। 2 दूना 4 प्लस 1 5। 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 5 ऑर्बिटल में कितने आएंगे? 10। तो 10 की जब एंट्री हो जाएगी, अब वो 8th के साथ सिमिलरिटी नहीं शो करेगा, 18th के साथ सिमिलरिटी शो करेगा। समझ रहे हो चाचा? अरे बोलो भाई, गला फाड़ दिया, समझ में आई बात? चलो ठीक है, यहां पे देखो, पक्का ना? अगर नहीं आया थोड़ा सा पीछे चले जाना, ठीक है? समझो यहां पे कि कैल्शियम के बाद अब 8th एलिमेंट के साथ वो सिमिलरिटी नहीं शो करेगा, अब वो 18th के साथ शो करेगा, और ये 2 पीरियड तक चलता रहेगा। 2 पीरियड बाद फिर 32 वाले के साथ शो करेगा। तब तो गजबे मामला है यहां पे, मतलब हर बार लाइन बदलो तब जाके ये मॉडल सही होगा। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ भी डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया? दिस रूल वाज ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक वैलिड होने का कारण कि डी सबशेल की एंट्री नहीं हुई है, डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए हैं, डिफरेंस अभी भी 8 का है। जैसे ही डी आएगा 8 की बजाय वो डिफरेंस 18 का हो जाएगा, क्योंकि डी सबशेल में मैक्सिमम 10 है, डी सबशेल के ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो वो 10 भी तो अब जुड़ेंगे। अगर वो 10 जुड़ेंगे तो अब डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 18th का। तो दिस रूल वाज वैलिड अप टू कैल्शियम। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट देयर इज डिफरेंस ऑफ 18 एलिमेंट रेदर देन दैट ऑफ 8 एलिमेंट। जहां 8 एलिमेंट का डिफरेंस होना चाहिए था, वो जो एलिमेंट का डिफरेंस होना चाहिए था, वो डिफरेंस 8 एलिमेंट का ना होके कितने का हो गया? 18th का। चलिए, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, जैसे इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुए, अब तुम सोचो, वापस आओ, इधर आओ, वापस आओ मेरे लाल, ये देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। मतलब कि सोडियम की जगह कौन लेने वाला है? नियोन। अभी तक तो इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं है, तो आप 8th एलिमेंट कह रहे हैं, समझ में आ रही है आपकी बात। लेकिन जैसे ही इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो जाएगी, अब वो 8th एलिमेंट नहीं रहेगा। और चूंकि अगर वो 8th एलिमेंट नहीं रहेगा, चूंकि वो 8th एलिमेंट नहीं रहेगा, वो 8th एलिमेंट नहीं रहेगा, कौन? सोडियम। अब कौन हो जाएगा? नियोन हो जाएगा। तो आप ये कहना चाहते हो लिथियम की प्रॉपर्टी नियोन के साथ मैच करेगी? गजबे हाल है यार। आगे यहां पे कौन आ जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। उसके बाद यहां कह रहे हो क्लोरीन। मतलब भाई कहना क्या चाहते हो? अल्कली मेटल की बात कर रहे हो, इनर्ट गैस की बात कर रहे हो, नोबल गैस की बात कर रहे हो, हेलोजेंस की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो भाई? अपना स्टैंड तो क्लियर करो। तो यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस एंड इंक्लूडिंग देम इन पीरियोडिक टेबल, इट बिकेम द 8th एलिमेंट फ्रॉम द अल्कली मेटल। अल्कली मेटल बोले तो लीना की रब से फरियाद। एंड दिस लॉ हैड टू ड्रॉप्ड आउट, भगा दिया गया, भाग यहां से। समझ रहा हूं? अब अगले पिक्चर में आएंगे अपने लूथर मेयर। लेकिन उन सारी बातों को जानने और समझने से पहले एक बारी मैं हट जाता हूं और यहां पे देख लीजिए फटाफट से, उसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा जी। तो फटाफट देख लीजिए, नोट कर लिया है बेटा? पक्का देख लो यहां पे। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। अगले आए लोथर मेयर। एलपीडी ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। एलपीडी ने लात खाई, लात खाई तो बोले तो लोथर मेयर। लोथर मेयर ने क्या किया? फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बनाया। किसके बीच में बनाया? पहली चीज तो फिजिकल प्रॉपर्टी, प्लॉटेड द कर्व बिटवीन, प्लॉटेड
the curve between plotted the curve between physical property and atomic weight, जिनमें से हमें किसका पढ़ना है, डेट इज एटॉमिक वॉल्यूम। कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी, तो एक हम देखते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपनी एनसीईआरटी, माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान, जो मानते हो मानो, उसके अंदर एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में कर्व प्लॉट किया है। तो हमें किसके बारे में देखना है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट। किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। एक मिनट, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में हमें कर्व प्लॉट करना है। क्या बात समझ में आई? अब देखो यहां पे समझने की कोशिश करो, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर्व बनाया, ठीक है, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना है आपको, है ना, जो बात काम किया वही बताता हूं। देखो सबसे पहले सवाल यही पूछा जाएगा कि जो लोथर मेयर थे उन्होंने किसके किसके बीच में कर्व प्लॉट किया, तो इन्होंने कर्व प्लॉट किया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट। अब यह आता है कि हम वाई एक्सिस पे किसे रखें और एक्स पे किसे रखें, पहला सवाल यही पूछ लेगा आपसे। तो देख बेटा, भारी कौन सी चीज है, वेट, तो भारी चीज कहां होगी, नीचे होगी, तो इसको क्या कह दिया अपन ने, एटॉमिक वेट। क्या कह दिया बोलो मेरे लाल, एटॉमिक वेट कह दिया, समझ रहा हो। और इसको अपन ने क्या कह दिया, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। भारी चीज नीचे होती है तो हमेशा नीचे कौन होगा, वेट होगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, एटॉमिक वॉल्यूम। इनके बीच में इन्होंने ग्राफ बनाया। अब ग्राफ में बहुत तरह की चीजें थी, उन्होंने कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाया। मैं ये बात आपको नहीं बताने वाला, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, सुन बेटा, ऐसे ग्राफ बनाया उन्होंने। अब मैं तुझे एक लाइन से समझाता हूं इसको, तरीके से सुन। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा देखो भैया, जो इन्होंने कर्व बनाया था, अब कर्व के दो हिस्से हैं, चलो मैं एक मान लो ऐसे कर्व है, इस कर्व को मैं यहां से काट के निकाल लेता हूं और काट के निकाल के उसी पे सब कुछ समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पे देखना, यहां पे मैंने काट के निकाल लिया और मैं आप समझा रहा हूं। इन्होंने क्या बोला कि जो कर्व है उसमें दो तीन तरह की चीजें हैं। एक क्या है बोलो बेटा, एक है आपका पीक, एक क्या है, पीक है, एक है आपका पीक, ठीक है। दूसरा क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये ऐसे ही आगे बढ़ता, ये क्या है, बॉटम है, ये क्या है, बॉटम है। एक पीक है और ये क्या है, बॉटम है। ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ का ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पीक है और ये क्या है, बॉटम है। तो इसको इन्होंने कहा कि बॉटम। अगर मैं इधर से जाऊंगा तो पहाड़ का ये कौन सा पार्ट हुआ, असेंडिंग पार्ट, और ये वाला नीचे उतरते वक्त डिसेंडिंग पार्ट। तो इन्होंने इन चारों के बारे में चर्चा की। ये कौन सा पार्ट हो गया, असेंडिंग, और ये क्या हो गया, डिसेंडिंग। समझ रहे हो। अब इनका क्या क्या कहना था वो सुनो। इन्होंने बोला कि जो पीक है, इस पीक पे हमेशा कौन रहेगा, केमिस्ट्री की दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, केमिस्ट्री की दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होते हैं अल्कली मेटल्स। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। पहले मैं यहां पे देखो, मैंने जब यहां पे तुमको बताया सारी चीजें, तो ये देखो, ये वाला पेज क्यों जरूरी है सुन लो। पहले तो पहली चीज तो अल्कली मेटल ये कहा जाता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोले जाते हैं बोलो बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इनको क्या कहा जाता है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये जो है ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अल्कालाइन अर्थ मेटल जो होते हैं ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं बोलो बेटा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये जो हेलोजेंस होते हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कहे जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या कहे जाते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिनको इलेक्ट्रॉन लेना खूब पसंद है, इलेक्ट्रॉन तो खूब इलेक्ट्रॉन लेते हैं ये, और इनको इलेक्ट्रॉन देना बहुत पसंद है, इसीलिए इनको मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इनको क्या बोला जाता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इनके अलावा ये देखो सी जिनेलिया, सी जिनेलिया, ये वाला देखो यहां पे सी जिनेलिया, ऐश्वर्या सब तेरी पोती। सी जिनेलिया, जिनेलिया बोले तो हॉलीवुड की एक्ट्रेस, ठीक है। सी जिनेलिया ऐश्वर्या सब तेरी पोती। फिर से सुनो, सी जिनेलिया ऐश्वर्या सब तेरी पोती। फिर से वापस से यहीं पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि यहां पे सी
जिनेलिया, ऐश्वर्या सब तेरी पोती। सी जिनेलिया, ऐश्वर्या सब तेरी पोती। इनके पीछे वाले जो पी ब्लॉक के मेंबर हैं इनको मेटल कहा जाता है। इनके पीछे वाले जो पी ब्लॉक के मेंबर हैं इनको मेटल माना गया है। इनके बाद वाले जो हैं वो नॉन मेटल है। इनके बाद वाले जो हैं वो नॉन मेटल है। सर ये खुद क्या है? मेटेलॉइड्स हैं मेरे भाई। क्या है? मेटेलॉइड्स हैं। तो यहां पे देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं, ये क्या है सबके सब? ये लोग मेटेलॉइड्स हैं। क्या है? बोलो बोलो, मेटेलॉइड्स हैं। समझ रहा हूं मैं बेटा यहां पे? तो इसको याद रखने का तरीका कैसे याद रखोगे? तो याद रखने का तरीका आओ बच्चों तुम्हें सुनाए। सी जिनेलिया, सी जिनेलिया, सी जिनेलिया, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या सब 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 सब, सी जिनेलिया, ऐश्वर्या सब तेरी, सब तेरी पोती, सब तेरी पोती, सब तेरी पोती, सब तेरी पोती, सब तेरी पोती। समझ रहे हो मेरी बात को? सी जिनेलिया, ऐश्वर्या सब तेरी पोती, सी जिनेलिया, ऐश्वर्या सब तेरी पोती। ये क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स। ये क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स। बाकी आप लोगों को इसके बारे में तो पता ही है कि डी ब्लॉक के सारे मेंबर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। जिंदगी कबाड़ा हो गई, ये ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल नहीं है मेरे भाई, नहीं है। समझ रहे हो? तो चलिए हम आगे आते हैं जहां पे हम अपनी कहानी चला रहे थे। तो आइए यहां पे इन्होंने क्या बोला? जो पीक है, इस पीक पे कौन रहेगा? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कौन बेटा? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है? बोलो बोलो, सारे बोलो, मैं सुन रहा हूं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल होगा। कौन होगा? एल्कली मेटल होगा। उसके बाद इनसे बोला गया कि बॉटम पे कौन होंगे। तो इन्होंने बोला क्या? बॉटम पे जब इनसे पूछा गया कि ये बताओ कि बॉटम पे कौन होगा, तो बॉटम पे इन्होंने कहा क्या? मेटेलॉइड्स होंगे। कौन होगा? मेटेलॉइड्स होंगे। कौन होगा? मेटेलॉइड्स रखे जाएंगे। एंड उनके साथ किसे रखा जाएगा? ट्रांजिशन, 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 बोलो बोलो, ट्रांजिशन मेटल को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। ठीक है, मेटेलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक वाले। समझ रहे हो? इसके बाद इनसे पूछा गया कि और क्या ऑब्जर्वेशन आपने देखा। तो इन्होंने कहा क्या? असेंडिंग पार्ट ऑफ जो कर्व है, ये क्या होगा? असेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व, असेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व, असेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व, असेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व पे कौन होगा? तो असेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व पे होगा बेटा, कौन होगा? बोलो जल्दी, असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व पे कौन होगा? असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व पे बोलो बोलो बोलो, असेंडिंग पार्ट पे तो यहां पे होगा हैलोजन। कौन होगा? हैलोजन। कौन होगा? हैलोजन। हैलोजन बोले तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ होल पीरियोडिक टेबल। तो इसे क्या कहा जाएगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ होल पीरियोडिक टेबल। लोगों ने पूछा डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व पे, तो इन्होंने बोला डिसेंडिंग। 4 ऑब्जर्वेशन है टोटल, पीक, बॉटम, असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व एंड डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व। यहीं पे लिख दे रहा हूं, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व पे इनका मानना था लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कौन? बोलो 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 बोलो, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कालाइन अर्थ मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल। प्रॉब्लम क्या हुई? देखो, ये और मेंडलीव दोनों पैरेलल काम कर रहे थे। प्रॉब्लम की बात कुछ नहीं है, ऐसी सच कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी का एटॉमिक वेट के साथ डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनाया। पहली चीज। दूसरी चीज, पीक भी कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं छोटा कहीं बड़ा, एग्जैक्टली आप लोकेट कहां करोगे एलिमेंट को, यह बात कौन बताएगा? ये बात ये बताने में आप सक्षम थे। अच्छा, चूंकि उस समय ग्राफिकल मैथमेटिकल अप्रोच था, जो बात लोगों को जनरली इतनी अच्छे से समझ में भी नहीं आई, और मेंडलीव और लोथर मेयर दोनों काम कर रहे थे, और मेंडलीव का काम अचानक से बीच में ही रुक गया। बाद में उसको ड्रॉबैक्स के फॉर्म में आप निकालते रहिए, लेकिन सच बात यह थी मेंडलीव और लोथर मेयर दोनों पैरेलली काम कर रहे थे। मेंडलीव की बात लोगों को समझ में आ गई थोड़ी, लोथर मेयर की बात समझ में आई नहीं। इन्होंने ये कंक्लूजन देख के इसके बाद इन्होंने क्या बोला
इन्होंने एक कंक्लूजन दिया, वो कंक्लूजन भी बताता हूं आपको मैं। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसको 1 मिनट के लिए पूरा देख लीजिए और फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं कि आखिर आगे इन्होंने क्या कुछ बोला था। ठीक है बेटा, नोट कर लिया पक्का। अब देखो इसके बेसिस पे इन्होंने क्या कुछ कंक्लूजन दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, क्या आखिर वो निष्कर्ष निकाला। इन्होंने क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन लूथर मेयर प्रपोज दैट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। समझ रहे हो मेरी बात को, कि इन्होंने क्या बोला ऑब्जर्वेशन के बाद, कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ रहा है उसको देखते हुए इन्होंने क्या बोला कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब कि एटॉमिक वेट इज अ मोर फंडामेंटल थिंग टू एक्सप्लेन अबाउट अ एटम और एक्सप्लेन अबाउट अ एलिमेंट। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कंक्लूजन आखिर क्या आया इनका, तो कंक्लूजन के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो कंक्लूजन यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए कंक्लूजन इनका क्या था, कंक्लूजन कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सर पीरियोडिक फंक्शन क्या है, तो पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात करूं कि एक जो इंटरवल के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, उसी को हमने क्या कहा, पीरियोडिक फंक्शन। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद खुद को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। समझ रहे हो, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो मतलब ये जो कर्व है वो किसके बेसिस पे उन्होंने पूरा ड्रॉ किया, उन्होंने ड्रॉ किया एटॉमिक वेट के बेसिस पे। लेकिन अगर मैं तुम्हें बात कहूं, और कहीं ना कहीं ये बात मेंडलीव के लिए एक बेस की तरह काम की, एंड दिस बिकेम द बेस फॉर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये बात आपके एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि लूथर मेयर के ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, एंड दिस समहाउ दिस बिकेम द बेस फॉर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के लिए कहीं ना कहीं ये बेस भी बना। एक्चुअल में दोनों पैरेलल थे, लेकिन आधे पे ही जाके इनकी बातें रुक गई, समझ में नहीं आनी, बंद हो गई लोगों को। समझ रहे हो, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, एंड दिस बिकेम द बेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इनकी कमियां क्या रह गई थी सर, कंक्लूजन सारी बातें हमें समझ में आई, लेकिन इनकी कमियां क्या रह गई। देखो कमियां जो रह गई वो क्या क्या रह गई, उसके बारे में अगर हम बात करें, दैट इज ड्रॉबैक। इनका क्या रह गया, ड्रॉबैक। देखो इन्होंने अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ डिफरेंट कर्व बनेगा, एटॉमिक वेट का डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंट कर्व बनेगा, समझ रहे हो, तो कितने कर्व की स्टडी आप कर पाएंगे। पहली चीज, एक्चुअल में हमें लगता है एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट केवल इसके बीच में उन्होंने ग्राफ बना के दिया, नहीं, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इन्होंने ग्राफ बहुतों के बीच में बनाया, ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, जिसमें वेट कहां होगा, नीचे, और वॉल्यूम कहां होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहली प्रॉब्लम, डिफरेंट कर्व फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग कर्व आया। ठीक है, अगली बात करें, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ऑल एलिमेंट। इन्होंने कह तो दिया कि बॉटम पे मेटलॉइड्स होंगे, बॉटम पे आपके कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल होंगे, लेकिन एग्जैक्ट उनकी पोजीशन कहां लोकेटेड है, एग्जैक्ट वो है कहां पे, यह बताना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि उस, देखो एक चीज समझो, वो जो कर्व है, मान लो ये कर्व बना रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे समझो। अब इस कर्व में भी दो हिस्से हैं। अब ये अगर मैं नीचे वाला, अगर बॉटम की बात करूं तो बॉटम में भी असेंडिंग है, बॉटम में भी डिसेंडिंग है, और बॉटम का भी पीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, तो एग्जैक्टली कौन कहां लोकेटेड है ये बात तो नहीं पता चली, और नहीं पता चली तो समहाउ दिस बिकम द ड्रॉबैक फॉर द लूथर मेयर कर्व। और इसी के बाद अगर मैं बात करूं तो यहां तक के जो भी मॉडल्स हैं उसके बारे में ऐसा कोई सवाल नहीं बनता है, जो सवाल बनता है वो लूथर मेयर से बनता है। अब आगे जो आने वाली है बातें, दैट इज मेंडलीव आने वाले हैं। आगे चले तो कौन आने वाले हैं, मोजले, और कौन आने वाले हैं, बोर्सबरी, रैंग एंड वर्नर।
चूंकि ये चीजें बहुत ज्यादा ओवर ना हो, इसलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे रोक रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो मेन बातें, एग्जैक्टली पीरियोडिक टेबल कहां से एंट्री होना शुरू हुआ, उन बातों पे हम चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे, एलपीडी ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। मेंडलीव ने कहा क्या, इनके बेस को उठाया और क्या बोला, सुनना जरा गौर से, कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। बस इतना सुन के जाओ आज। और बेटा उनका एक शब्द, उनका एक स्टेटमेंट एटॉमिक वेट उनको ले डूबेगा, याद रखना। बोलने के लिए तो उन्होंने बोल दिया, बोलने के लिए तो बोल दिया एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट, लेकिन याद रखना एक मच्छर काफी होता है डेंगू कराने के लिए, वैसे ही एक शब्द खाली एक काफी होगा, एक शब्द काफी होगा मॉडल को पूरा डिस्कार्ड करवाने के लिए। देखना कितनी बुरी तरीके से धज्जियां उड़ेंगी मेंडलीव की। क्या बोला उन्होंने, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। बोलो, मैंने नहीं सुनाई दिया यार मेरे को, तुम बोलो, मेरे को सुनना है, बोलो 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 यार, अरे यार तुमको मेरी कसम है, बोलो फटाफट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। ये एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक भार नहीं ले डूबा मेंडलीव को तो कहना। बस मैं बार बार तुम्हें वो जो मेन बात है जहां से तुम्हारा सवाल बनेगा वो मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूं। क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। बार बार आज तुम्हें क्या बोलना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। इसी के साथ संकल्प भारत और मैं, हम दोनों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतनी देर आपने मुझे सुना, आपने अपना कीमती समय दिया, इतने महान लोगों ने मुझे सुना, ये आने वाले भविष्य को लिखने वाले, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, भविष्य का निर्माण करने वाले युवाओं ने मुझे सुना, इस यूथ ने मुझे सुना, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया है। बने रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेंडलीव, मोजले और बोर्सबरी एंड रैंग एंड वर्नर सबके बारे में जानेंगे। चलिए, इसी के साथ एलपीडी ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। जाइए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में एकदम मस्त रहिए। ठीक है, बाय बाय, टाटा।